ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए और सेट है, कोई बचा है? स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ जी धीरज बड़ो था। चलिए हम लोग ने अभी तक दिल्ली सल्तनत के स्टार्ट में पहुंच चुके थे, ठीक है? और लास्ट क्लास में हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा था? गुलाम वंश पढ़ा था, ठीक है? तो गुलाम वंश को बेसिकली जो भी आप लोग ने पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे अभी छोटा सा, और उसके आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है? कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक पढ़े थे उन तीन लोग? कौन से तीन इंपॉर्टेंट शासक हैं बताओ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रसिया नहीं है, रशिया है, रसिया है वो रसिया। यही मत याद कर लेना कहीं, आंसर में मत दिखाना ये सब, जितना सही लिखोगे वो भी काट देगा। अच्छा चढ़ने तो चलना अरे बैठ जाओ। क्या समझ रखा तुम लोग ने हमको है? जी तो तीन राजवंश में से कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई इंपॉर्टेंट तीन कार्य बताएगा कोई? कुतुबुद्दीन ऐबक के तीन इंपॉर्टेंट कार्य, महत्वपूर्ण तीन कार्य कौन कौन से थे कुतुबुद्दीन ऐबक के? एक एक करके हाँ हाँ बताओ। लाभ पक्ष का ये उसका कार्य था। एक मिनट, लाभ पक्ष कौन सा कार्य था? कार्य तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या कार्य था? कुतुब मीनार की नींव डलवाई थी, पहला कार्य चलो। इंद्रप्रस्थ में अपनी उसने राजधानी बनाई थी, सैन्य मुख्यालय हाँ कुतुब मीनार बता दिया। कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण, ठीक है, ये उसका दूसरा कार्य कहला सकता है। और अढ़ाई दिन का झोपड़े का भी निर्माण करवाया था, वो भी इम्पोर्टेंट कार्य कहला सकता है। बिहार शरीफ शहर को बसाया था। हाँ बिहार शरीफ शहर बसाया था, ठीक है, चलो एक कार्य ये भी हो सकता है। और हाँ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। चलो इल्तुतमिश के कार्य के ऊपर अगर आएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताना। चहलगामी सिस्टम, क्या एकता से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एकता ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, चहलगामी को सेकंड नंबर पे रख सकते हैं, एकता प्रणाली सबसे। हाँ और सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, ठीक है। कौन कौन सी मुद्राएं थी? जीतल और टंका टंका, जीतल और टंका बोलते हैं उसको बेसिकली, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के कोई कार्य थे क्या? हमने किसी कार्य की बात की थी? सिर्फ और सिर्फ स्टोरी उनकी पढ़ी थी कि किस स्टोरी में कहाँ पे साम्राज्य को बचाने या फिर साम्राज्य को खोने में उनका योगदान देखा है, ठीक है। रजिया सुल्तान का कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है सब। क्या चीज? बेवफा थी। सोनू शर्मा के आधार पे रजिया सुल्तान बेवफा थी। नहीं तो जैसे ही मरा वो वैसी शादी कर दी, ये कह रहा इंतजार कर लेते, किसका इंतजार? जो मर गया उसका समय का इंतजार।
समय का इंतजार करती तो उसके हाथ में सल्तनत नहीं चली जाती। चलिए तो वैसे ठीक है तो क्या पता था उसे, उसने तुक्का मारा था कि चलो शायद हम साथ देते हैं। चलो आगे बलबन की बात करते हैं हम लोग। बलबन के 3 इंपॉर्टेंट कार्य। सबसे पहले क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताना सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था। बलबन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसने जो 40 को खत्म किया था, ठीक है। सिजदा पैबोस प्रथा शुरू की थी और नवरोज प्रथा या त्योहार के रूप में शुरू किया था और जासूसी प्रणाली को शुरू किया और शैडो ऑफ गॉड अपने आप को बुलवाया उसने, ठीक है। और सजदा पैबोस हो गया। एक नीति थी उसकी, हाँ, रक्त एवं लौह की नीति, ठीक है। ये कल मैंने आपको नहीं बताई थी। रक्त एवं लौह की नीति जो थी बेसिकली उसका मतलब होता था कि उसके सामने कोई भी पर्सन अगर आवाज उठाता था या उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता था तो उसको फिर रक्त एवं लौह से जवाब देना पड़ता था। मतलब उसकी हत्या कर दी जाती थी और उसको पनिश कर दिया जाता था किसी भी तरीके से, ठीक है। जो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, घोड़ों से मरवा देना या उसकी जासूसी प्रथा को जब उसने शुरू किया तो जासूसी प्रथा के बाद में जो भी लोग ऐसे मिलते थे जो किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में या उसके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होते थे, वो उसको क्या करता था, मरवा दिया करता था, ठीक है। बलबन के बाद में कौन आया था रूल करने? उसका पोता आया था, क्या नाम था? कैकुबाद उसका पोता था। फिर पुत्र किसका था? मोहम्मद या शहजादा महमूद का, ठीक है, शहजादा महमूद था, ठीक है। और उसके बाद में कैकुबाद की मृत्यु कैसे हुई थी? कैकुबाद को जलालुद्दीन ने मारा, मंगोलों ने मार दिया। चंगेज खान समय जीवित था, हाँ, शराब पीता था बहुत ज्यादा, 17 वर्ष की उम्र में बना था, हाँ, 20 की उम्र में लिवर डैमेज हो गया था या लंग्स को खराबी होने की वजह से वो मर गया था, ठीक है, बताया तो था कल। उसके बाद में 3 साल का उसका पुत्र यहाँ पे रूलर बनता है, शमशुद्दीन क्यूमर्स नाम होता है जिसका। अब इसके संरक्षण के लिए बुलाया किसको जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 40 दलों में से एक नेता था, ठीक है। 40 दल तो समाप्त हो गए थे लेकिन उनके नेता तो कहीं ना कहीं पे थे, ऊंचे पदों पे थे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को यहाँ पे बुलाया जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की कहानी कल आपको बताई थी मैंने कि वो एक बहुत ही निम्न जाति से लेने देने वाला था। उसका तुर्कों से कोई लेना देना नहीं था। तुर्कों से लेने देने का मतलब तुर्क बहुत अमीर जाति के लोग हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने भारत में जब तक रूल किया तो ये अमीर लोग हुआ करते थे, तभी इनका नाम क्या आ गया, आप लोग हमेशा अमीर देखोगे जितने भी राजा हुआ करते थे। जब खिलजी वंश के शासक आए तो ये नॉर्मल एक जनजाति के लोग थे, ट्राइब के लोग थे, काफी निम्न जाति के लोग थे, जो हिंदुस्तान में जगह जगह पे सिपाही सैनिकों की दौड़ में सिर्फ दौड़ रहे थे। इनका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि रूल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब यहाँ पे उसको मौका मिला तो उसने क्या करा, क्यूमर्स की हत्या करके गद्दी को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। और यहीं से शुरू हो जाता है खिलजी वंश, ठीक। अब इसको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक। खिलजी वंश बेसिकली इन 2 रूलर्स के आगे पीछे घूमता रहता है, ठीक है। एक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसमें दूसरे कौन है? अलाउद्दीन। अच्छा हुआ रणवीर सिंह नहीं बोला तो दूसरे यहाँ पे कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इन्हीं 2 के बीच में ये पूरी कहानी घूमेगी। हम लोग अगर बात करें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में मैंने बताया कि इन्होंने यहाँ पे खिलजी क्रांति शुरू की थी, ठीक है। बेसिकली अपने जमाने का हीरो रह चुका है, था पहले, हैं? रजा मुरादी लग रहा है, वही है लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। देखो, खिलजी क्रांति या खिलजी रिवॉल्यूशन मैंने कल भी बताया था, कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तुर्की आधिपत्य के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का विद्रोह है। इस शब्द को अपने यहाँ पे बैठा लीजिए। मैंने बोला बहुत निम्न जाति के लोग थे ये लोग, तो ये लोग क्या करते थे, सैनिक या सेवाएं दिया करते थे बड़े बड़े राजाओं को। तो सामान्य मुसलमान हुआ करते थे जिनका राजधाज या फिर
प्रजा को संभालने से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ शासक की पालना किया करते थे, शासक उनको जो कहा करता था किया करते थे। तो ये अधिपत्य के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का विद्रोह था, मतलब जो बड़े बड़े राजवंश है उनके खिलाफ सामान्य मुसलमानों ने विद्रोह किया और सब सत्ता अपने हाथों में ले ली। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खलजी क्रांति कहते हैं या खिलजी क्रांति कहते हैं। इसके शासनकाल में एक जो थ्रेट था वो था मलिक छज्जू, ठीक है। मलिक छज्जू का नाम यहाँ पे इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि मलिक छज्जू के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ये व्यक्ति बेसिकली जो कारा रीजन है, कारा समझते हो कहाँ पे? हाँ हाँ, कोई बोला, काड़ा भी लिखा जाता है अंग्रेजी में, KADA, कहाँ पे? इलाहाबाद, एकदम इलाहाबाद के पास में, मतलब उत्तर प्रदेश का एक रीजन है। इसी रीजन के ऊपर मलिक छज्जू शासन किया करता था। ये मलिक छज्जू कौन है? जिनको तमाम तरीके की अलग अलग प्रांतें मिल गई थी उस समय जब इक्तादारी बटी, उन्हीं में से एक शासक यहाँ पे आया था मलिक छज्जू, जो यहाँ पे अवध का इलाका या फिर इस पूरे इलाहाबाद या खारा रीजन अपने हाथ में लेकर रूल कर रहा था। इसने परेशान करके रखा था इसको, क्योंकि इसको पता था निम्न जाति का एक अफगान है सिर्फ और सिर्फ, इसको यहाँ से हटाना चाहिए और यहाँ पे फिर से तुर्कों का रूल एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो इसने इसके खिलाफ में एक विद्रोह किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसने सबसे पहले अपने पुत्रों को भेजा उसके खिलाफ, ठीक है, अपने पुत्रों को भेजा। पुत्रों के नाम देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको यहाँ पे पूछ लिया जाए तो आप लोग नाम यहाँ पे याद कर सकते हैं। दो नाम यहाँ पे दिए गए होंगे, ठीक। एक तो ये है सुल्तान अरकली खान, होंगे कहीं लिखे दिख रहे हैं, अरकली खान, ठीक है। तो इसको भेजा गया था छज्जू को यहाँ पे दबाने के लिए। तो छज्जू को दबाने के लिए अरकली खान को भेजा गया, इन्होंने विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया, लेकिन मलिक छज्जू को मारा नहीं, ठीक है। जब मलिक छज्जू को नहीं मारा तो उसके बाद क्या हुआ, मलिक छज्जू ने फिर से विद्रोह यहाँ पे स्टार्ट किया। तो अब इनको सहारा किसका लेना पड़ा? अब इनको सहारा लेना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी का। मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहले बताया आपको, कितना जिद्दी शासक था। उसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ इसी से था कि साम्राज्य को विस्तार करता रहेगा, रूल कंट्रोल एस्टेब्लिश करता रहेगा और जो सामने आएगा उसे अपने रास्ते से हटाता जाएगा। ये बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अच्छे से पता थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इसका भतीजा भी था, जलालुद्दीन का भतीजा था। तो इसने उससे विवाह कर दिया। विवाह के बाद में इन्होंने जीत के लिए कहाँ पे भेजा कि जाइए काड़ा रीजन को जीत के आइए। काड़ा रीजन को अलाउद्दीन खिलजी बहुत आसानी से जीत लेता है, बहुत आसानी से जीत लेता है और बाद में मलिक छज्जू का कोई विद्रोह भी नहीं होता है किसी भी तरीके का, और वहां पे ये अपने आप को गवर्नर नियुक्त कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब वहां पे अपने आप को गवर्नर नियुक्त कर देता है, उसके बाद में यहाँ पे भरोसा किसका बढ़ जाता है? जलालुद्दीन खिलजी का। किसके ऊपर? अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। कि अलाउद्दीन खिलजी अब हर तरीके से इस कैपेबल है कि वो हमारे रूल को संभाल सकता है। जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे काफी सीधा शासक है, मैंने पहले भी बताया आपको। इसको ज्यादा साम्राज्यवाद की नीति में भरोसा नहीं था। ये क्या करता था? सिर्फ रूल करना चाहता था और अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करता था, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इतना योगदान नहीं दिया, इसलिए हम लोग इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए खिलजी राजवंश है, ये इनमें से हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। अलाउद्दीन खिलजी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको 96 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे हम लोग। और यही एक शासक है 30 साल के राज्यकाल में जो 20 साल शासन कर रहा है, तो नो डाउट वो इंपॉर्टेंट शासक ही होगा। तो हमको इसके बारे में पढ़ना। अगर आपको इसकी क्रोनोलॉजी नोट करनी है तो आप इसकी क्रोनोलॉजी नोट कर सकते हैं कि खिलजी वंश में कौन कौन से शासक आए और सबका कार्यकाल क्या क्या रहा, ठीक है। नहीं भी नोट करोगे तो शाम तक नोट्स पहुंच जाएंगे आपके पास, आप उससे भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कॉपी में लिखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं एज कम्पेयर टू नोट्स। नोट्स आप इकट्ठे करते चले जाओगे, बंडल मिलते चले जाएंगे, इतने हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि खुद के लिखे हुए नहीं होते हैं। जब तक चीज खुद से नहीं लिखते हो तब तक चीजें याद नहीं रहती हैं। तो कोशिश करना खुद से लिख के इसको याद करना, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है, देखिए ऐसे जैसे लिखा हुआ है ना, यही क्रोनोलॉजी आ जाती है आपके एग्जाम्स में, जो खास करके आयोग पीसीएस आयोग कराता है। रिसेंट अभी एक एग्जाम होने वाला है आरओ का, किसने भरा है? ओटीआर नहीं हो रहा है। कौन कौन भरना चाहता है? अच्छा,
मतलब 7-8 लोग हैं जो सबने भरा है। सबने कोई बताना नहीं चाह रहा। अरे मैं डालूंगा थोड़ी, अच्छी बात है भरा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। ठीक है, अब इसी प्रिपरेशन में आए हो और यही काम ना करो तो फिर फायदा क्या है ना। आप लोग की देखो, जरूरी नहीं है आप आरओ के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको आरओ बनना है, ये टारगेट आपका जरूरी नहीं हो। एग्जाम दिया करो इसलिए जिससे आप एक एग्जाम में बैठने के लिए कैपेबल हो जाओ। आप तैयारी करो उसको लेके कि हाँ ये एग्जाम दे देते हैं तो एक प्रैक्टिस हो जाती है कि 2 घंटा डील कैसे करना है एग्जाम के अंदर, तो वो डीलिंग सीखो सिंपल तरीके से। एग्जाम दिया करो, सारे फॉर्म भरा करो, एग्जाम दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फोकस हमेशा एक ही रखा करो। जैसे मैंने बोला अगर यूपीएससी फोकस है तो यूपीएससी रखो, एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम दिया करो, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी है बेसिकली, इस क्रोनोलॉजी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जलालुद्दीन के शासन काल में एक इंपॉर्टेंट घटना और हुई थी और वो है मंगोलों का आक्रमण, ठीक है। मंगोलों का आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन के काल में, और जलालुद्दीन के काल में इस मंगोलों के आक्रमण को इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये वो समय था जिस समय नया नया राज्य खिलजी वंश के हाथों में आया है। और मंगोल आपको पता ही है क्या चीज थे, पिछले टाइम में आप लोग पढ़ चुके हो। तो मंगोलों को यहाँ पे खिलजी वंश के शासकों के साथ में पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम थी कि वो मंगोलों को बर्दाश्त नहीं करते थे। कितना भी कमजोर शासक भी होगा, आगे मुबारक खिलजी भी पढ़ोगे आप लोग, मुबारक शाह खिलजी, अगर उसको भी मंगोलों ने अटैक किया तो इन्होंने मंगोलों को जरूर हराया, ठीक है। भले तो जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान को जरूर हराएगी, चाहे किसी को हराए चाहे ना हराए। टीम देखो ना वर्ल्ड कप की, ठीक है, वो पाकिस्तान को जरूर हराती है, हराया था अभी फिर से हराया था एक बार, तो उसको प्रॉब्लम है पाकिस्तान से, पता नहीं क्या, तो वो उसे हराएगी जरूर। ऐसा ही था खिलजी वंश के साथ में, खिलजी वंश अपने लोकल रूलर से भले से हार जाए लेकिन मंगोलों को नहीं बख्शते थे, मंगोलों को हराना इनके लिए जरूरी था। तो ये मंगोलों को हराते थे, यही वो समय है जिस समय में यहाँ पे जलालुद्दीन के समय में यहाँ पे अटैक हुआ मंगोलों का, और मंगोलों को ये दबाने में सफल हुआ, ठीक है। अब इस चीज को देख लीजिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अलाउद्दीन खिलजी जिसका मूल नाम था अली गुरशस, नाम याद रखिएगा, कभी कभी ओरिजिनल नाम से भी आ जाते हैं और आपको नहीं पता होता शायद अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। हाँ, इसके बचपन का नाम अली गुरशस था, ठीक है। तो 1294 में इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी कहाँ पड़ती है? डेक्कन, डेक्कन तो सही है लेकिन एरिया बताया तो हाँ तुम किताब बंद करो। हाँ वारंगल नहीं, वारंगल तो उसके और साउथ में है। दौलताबाद कहाँ पड़ता है? दौलताबाद कहाँ पड़ता है? इसके बारे में सुना है? महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र। दौलताबाद का ही पुराना नाम था देवगिरी, ठीक है। आगे चल के कुछ शासक इसको आगे परिवर्तित कर देते हैं, लाइक मोहम्मद बिन तुगलक जब आएगा तो नाम चेंज करेगा राजधानी परिवर्तन करते समय। अभी ये देवगिरी की जो बात हो रही है, देवगिरी है महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया कि खिलजी साम्राज्य के लोग, जिसमें खास करके अलाउद्दीन खिलजी, वो साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए कहां तक चला गया? साउथ तक चला गया, दक्षिण भारत। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी इस फेवर में नहीं था, उसका मानना था कि अभी हमने नया नया तो इसको एस्टेब्लिश किया है अपने साम्राज्य को, और तुम सीधा साउथ पे काउंटर करोगे जाके तो ये हमें नुकसान दे सकता है। अलाउद्दीन बोला नहीं, मेरा एक ही मकसद है, जीतना है मुझे, और मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो अपनी सेना को तैयार करता है और सेना लेके देवगिरी मतलब महाराष्ट्र तक चला जाता है। महाराष्ट्र रीजन समझ रहे हो? ये वो रीजन है जिस रीजन से द्वार कहाँ का खुल जाएगा? साउथ का, दक्षिण भारत का। मतलब अगर उत्तर भारत के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर भी लिया तो फिर दक्षिण भारत बच जाएगा। तो अलाउद्दीन का कहने का मतलब क्या था? टारगेट सबसे टफ पे करो, सबसे पहले सबसे टफ को अगर पकड़ लोगे तो इजी चीजें तो आसानी से हाथ में आ जाएंगी। वही बोलता हूँ ना, यूपीएससी पकड़ लो तो छोटी छोटी चीजें अपने आप हाथ में आ जाती है। तो इसका भी यही मानना था, और ये नीचे चला गया सीधे दक्षिण भारत की विजय के लिए। जिद के साथ किया था, आर्मी तैयार करके गया था, देवगिरी पर आक्रमण किया और इस अभियान को जीत भी लिया, ठीक है। देवगिरी को जीतना उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ना तो गुलाम वंश का कोई शासक
उस पर कोशिश भी नहीं कर पाया था कि हम देवगिरी को जीते। ठीक है, यहाँ पे इसने इसको जीत लिया। जब जीत लिया तो अलाउद्दीन का कद पूरे भारत में बहुत ऊंचा हो गया। ठीक है, अलाउद्दीन का कद पूरे भारत में ऊंचा हो गया कि देवगिरी जैसी जगह को जीत लिया। हुआ क्या, इसके बदले में ये आया और इसके बाद में बहुत सारा धन संपत्ति वहां देवगिरी से मिली, सब लूट लाट के आया था। और लूटने के बाद में इसने क्या करा, जलालुद्दीन को आगे सीधा चैलेंज कर दिया। बोले कि राजा तो मैं हूं, तुम बैठे रहते हो, सेब अनार खाते रहते हो बैठे बैठे, तो फिर राजा मुझे ही बनने दो, गद्दी मुझे ही दे दो। जलालुद्दीन ने बोला नहीं, गद्दी तो नहीं दे सकते, हमने ही तुम्हें भेजा था। तो ये बोला नहीं, आपने कहाँ भेजा था, मैं तो अपनी मर्जी से गया था। और देवगिरी से बहुत संपत्ति लूट के लाया था। तो इसने क्या करा, जितने भी अमीर थे उस समय के नोबल्स थे, उन सबको बांट दिया पूरी तरीके से, मतलब रिश्वत देके खरीद लिया। सारे जितने के जितने लोग थे, उन सारे लोगों को जब खरीद लिया तो अलाउद्दीन के फेवर में आ जाएंगे बहुत सारे लोग कि अलाउद्दीन को राजा बनाओ, यही सक्षम है, ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके से सब बोलने लगे कि अलाउद्दीन को ही राजा बनना चाहिए। जलालुद्दीन इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और जलालुद्दीन ने ऐसे लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी जो अलाउद्दीन को फेवर किया करते थे। ठीक है, हुआ क्या, अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन से जब गद्दी मांगी थी तो जलालुद्दीन ने उसको मना किया। एक पिक्चर में एक सीन को दिखाया गया है, आपने देखा होगा। ये पिक्चर देखी है, नहीं देखी है? पद्मावत वाले किस किसने देखी? एक दो, बस दो लोगों ने देखी। बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने नहीं देखी। अगर देख लेते तो दिमाग पॉल्यूट हो जाता, क्योंकि लिखी गई जितनी भी घटनाएं हैं खास करके टेलीविजन पे दिखाई गई वो सब काल्पनिक होती हैं और वो साफ साफ उसके अंदर लिखते हैं ये घटनाएं काल्पनिक हैं। ठीक है, और वो भी एक तरीके से काल्पनिक घटना। ठीक है, उसमें चित्रण किया गया, अलग अलग तरीके से दिखाया गया, लेकिन एक सीन उसमें बहुत अच्छा दिखाया है। उस सीन को बोला गया है कि एक तरफ जलालुद्दीन खिलजी खड़ा होता है और एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी खड़ा होता है और वो दरबार के अंदर इस चीज का डिसीजन हो रहा होता है कि आगे कौन ये तख्त के ऊपर जाके बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी चैलेंज कर देता है अलाउद्दीन खिलजी को, चलो वॉर फील्ड में निपट लेते हैं, जो जीत जाएगा उसको तख्त दे दिया जाएगा। ठीक है, और जलालुद्दीन इतना कहते हुए एक बात बोलते हैं, उठा शमशीर दिखा हुनर क्या लेगा। ये वाला डायलॉग देखना कभी, उठा शमशीर दिखा हुनर क्या लेगा, ये रही जान ये रही गर्दन क्या लेगा। ठीक, वो उठाता है तलवार और वहीं उठा नहीं करता, बस यही तो चलने, यही ये गर्दन ही चले और उठाता है तलवार और वहीं गर्दन उड़ा देता है। मतलब वॉर फील्ड में जाने का मौका भी नहीं दिया, वही गर्दन। और पूरे पूरे के पूरे साम्राज्य के अंदर हाहाकार मच जाता है, सब देख के बेचैन हो जाते हैं कि इसने करा क्या। भरे दरबार के अंदर पूरे भारत के राजा की गर्दन काट दी, और जिसने भरे दरबार में राजा की गर्दन काटी तो पिक्चर तो याद होगी आपको, कौन सी? कीजिए, बने वाह क्या बात। भरे दरबार में जब आप सीधे के सीधे विलन को उड़ा दोगे तो राजा तो आप ही बनोगे। ठीक है, तो वहीं से क्या होता है, इसको अगला राजा नियुक्त कर दिया जाता है वहां के अमीरों के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसकी फैमिली के, जलालुद्दीन की फैमिली के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर अभी भी फेवरेबल नहीं है। जलालुद्दीन के बेटे भागते हुए आते हैं और वो गद्दी को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। अलाउद्दीन उनको भी मार देता है और गद्दी को अपने हाथों में ले लेता है। अक्टूबर 1296 के अंदर ये गद्दी किसके हाथ में आ जाती है? अलाउद्दीन खिलजी। अब सोचो, जो इतना जिद्दी सुल्तान, जो अपने सुल्तान को भी नहीं मानता था, वो आगे दूसरे सुल्तानों को क्या मानेगा। ठीक है, तो आने वाले समय में इसका पूरा का पूरा जो साम्राज्य विस्तार है, उस साम्राज्य विस्तार को आप लोग देखेंगे कि ये मैप अगर मैं बनाऊं भारत का, इस मैप के अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये गुलाम वंश सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीमित था। ये जगह कौन सी जगह है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ रीजन हो गया, हल्का फुल्का पंजाब हो गया, ये रीजन था। ठीक, इसने क्या करा, इस रीजन को इस तरीके से पूरा का पूरा कवर कर लिया यहाँ तक। अब ये पूरे के पूरे भारत का नदन पार्ट और साथ सदन पार्ट, मतलब सदन में एंट्री इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे बहुत शक्तिशाली राजवंशों का अभी भी प्रभाव था। अभी आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे उनके बारे में, चोला, चेरा और पांड्या। ठीक है, वो राजवंशों का यहाँ पे प्रभाव था। दक्षिण भारत में पहुंच पाना किसी भी साम्राज्य के लिए आसान नहीं था क्योंकि वहां पे इतनी बड़ी बड़ी सल्तनत के राजा रहा करते थे जिनका मोटिव ही क्या था, सिर्फ अपने देश को बचाना। वो उसको इंडिया का पार्ट बोलते ही नहीं थे। क्या बोलते थे? मेरा देश है, अगर वारंगल है तो मेरा देश है। ठीक है, तो उसे अपने देश की तरह वारंगल को माना करते थे।
तो ऐसी देशभक्ति थी उन लोगों के अंदर, तो वो लोग इस एरिया को छूने भी नहीं देते थे किसी को, ना कोई कोशिश करता था, क्योंकि इनकी संस्कृति अलग थी, रहन सहन का तरीका अलग था, कल्चर तमाम तरीके अलग हुआ करते थे इनके। तो इस यहाँ के रूलर्स यहाँ पे एंट्री करना नहीं चाहते थे, ठीक है। सिर्फ एंट्री करने की कोशिश किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने अभी ये कोशिश की। आगे चल के आप लोग देखोगे तुगलक वंश में मैं आपको दिखाऊंगा, तुगलक वंश ने इसको भी कैप्चर कर लिया, पूरा आगे भी कैप्चर कर लिया। तुगलक वंश में देखेंगे हम लोग। अभी अलाउद्दीन खिलजी का जितना कार्यकाल है उसने इस पूरे रीजन को तो कवर कर ही लिया। अब ये पूरा रीजन जब कवर हो गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो ये कैसे कवर हो गया, क्या क्रोनोलॉजी है इसके कवर करने की, उसको बहुत अच्छे से मेंस में लिखने के लिए क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद की नीति को आप कुछ शब्दों में लिखिए। और वो साम्राज्यवाद की नीति आप अलग अलग तरीके से 2 पॉइंट्स में लिखेंगे। एक तो उत्तर भारत पे जब इसने कंट्रोल किया उसको लिखेंगे, और दूसरा दक्षिण भारत पे जब इसने कंट्रोल किया था उसको लिखेंगे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की इस नीति को आप लोग किस तरीके से लिखे देख लीजिए। काल तो ये 96 से 16 याद है आप लोग को, ठीक। चलो अब यहाँ से क्या है, जलालुद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के बाद में जब इसने यहाँ पर सुल्तान की उपाधि ली, तो उपाधि लेने के बाद में जैसा मैंने बताया था कारा रीजन को सबसे पहले कंट्रोल किया था इसने गवर्नर रहते रहते, ठीक है। कारा के बाद में देवगिरी भी पहुंच गया था, और देवगिरी पे भी इसने यहाँ पे कंट्रोल किया था। ये वही कहानी है जो मैंने अभी आपको बता दी, ठीक। देखो इसका एक कहना था, एक इसका प्रोवर्ब है, क्या लिखा हुआ है, किंगशिप कोई रिश्तेदारी नहीं जानता, ठीक है। किंगशिप नोज नो किंगशिप बोला जाता है, अंग्रेजी में प्रोवर्ब है ये। मतलब किंगशिप जो होती है, अगर आपको राजा बनना है तो आपको अपने रिश्तेदारों को भूलना पड़ेगा। कोई रिश्तेदार नहीं, इसीलिए तो इसके ससुर थे, चाचा थे, जिनकी हत्या कर दी, ठीक है। शायद बाप आते सामने उनको भी मार देता, क्योंकि इसने साफ साफ बोला किंगशिप नोज नो किंगशिप। और साथ साथ में आगे क्या बोला, राजा का वचन ही कानून है, ठीक है। राजा का वचन ही कानून है, जो राजा बोल देगा वही कानून और सिद्धांत बन जाएगा। और आने वाले समय में ऐसा हुआ भी, ठीक है। पूरे इतिहास के अंदर जब आप मध्यकालीन इतिहास को पढ़ोगे तो इन 300 सालों के अंदर दिल्ली सल्तनत में खास करके सबसे शक्तिशाली और प्रभावी राजा कोई है तो वो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। इसीलिए इसके बारे में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। बाकी सब तो गधे थे, हाँ, क्योंकि इसने थोड़ी शक्ति पावर से भी काम लिया, डोमिनेंस से भी काम लिया और दिमाग से भी काम लिया। अभी आप इसकी चतुर नीतियां भी देखोगे आगे चल के। यही नहीं सिर्फ होश में आगे जोश नहीं खोता था, होश में आगे जोश कभी भी नहीं खोया इसने। ये जब जोश में रहता था तो दिमाग को भी यूज करता था कि कैसे कब कहाँ पे यूज करना। अभी आप पढ़ोगे आगे चल के सब चीजें पता चलेंगी, ठीक है। आगे देखो, अभी तक जितने भी योद्धा आ रहे थे या जो भी सुल्तान आ रहे थे वो क्या करते थे, खलीफा से पहले अनुमति लो जाके, खलीफा जब बोलेगा तब हम यहाँ पे अपना खुतबा पढ़वाएंगे, तब जाके हम यहाँ के सुल्तान घोषित किए जाएंगे। इसने बोला हु इज खलीफा, बोले है कौन खलीफा, सब मैं हूँ, ठीक। बोले सब मैं हूँ, खलीफा है कौन मेरे सामने। तो इसने बोला मुझे किसी खलीफा की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है, खलीफा खुद मैं हूँ, मैं अपने आप को सुल्तान आज से डिक्लेयर करता हूँ। इसने अपने आप को यहाँ पे सुल्तान डिक्लेयर कर दिया, खलीफा से कोई भी किसी भी तरीके की अनुमति नहीं ली। तो खुतबा भी इसे अपने पढ़वाने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही प्री डिक्लेयर्ड है, जिसकी हत्या करके इतना बड़ा राजा बन गया तो पूरी जनता ने देख ही लिया कि यहाँ पे ये सुल्तान है, ठीक है। इसका ये टाइटल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, चाहो तो नोट कर लो, बार बार पूछा जाता है। इसको बोला जाता है यामीनुल खिलाफत नसीरी अमीरुल मोमिनीन, ठीक है। ये इसका टाइटल है। इसका मतलब बताएगा कोई? हम तो बताएंगे ही, यामीन उल खिलाफत नसीरी अमीरुल मोमिनीन। ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अलाउद्दीन वो सुल्तान है जिसको किसी खिलाफत की जरूरत नहीं है, ठीक है। अलाउद्दीन वो सुल्तान है जिसको किसी खिलाफत की जरूरत नहीं है, और अलाउद्दीन ही भारत के अंदर मोमिनीन का सुल्तान है। मोमिनीन का मतलब यहाँ पे मुस्लिम प्रजा से, ठीक है, मुस्लिम प्रजा से, मतलब यहाँ पे मुस्लिम प्रजा का सुल्तान अलाउद्दीन है। इसी ये टाइटल इसको दिया जाता था, इवन दिया क्या जाता था
इसने खुद को इस टाइटल से नवाजा था, ठीक है, इस टाइटल से इसने खुद को, दिल्ली सल्तनत के ज्यादातर शासक आपको मिलेंगे टाइटल खुद को दिए हुए हैं, ठीक है, खुद ही टाइटल देते। इसीलिए जब भारत सरकार में संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू करते सबसे पहले खत्म किया गया टाइटल खत्म किया गया, वरना ये बौराए रहेंगे सबके सब और सब खुद ना खुद को कोई ना कोई टाइटल देता रहेगा। यूपीएससी के बच्चे पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, ये सब पे टाइटल ही याद करते रहो, ठीक है। तो ये टाइटल सबसे पहले यहाँ पे खत्म करेगा, जिसने भी किया बड़ा अच्छा काम किया, ठीक। अलाउद्दीन के उद्देश्य देखिए, उद्देश्य ये जैसे ही रूल करने आया इसको एक शासक दिखा करता था, कौन? सिकंदर। सिकंदर के बारे में पढ़ा है कुछ? चलो थोड़ा बैकग्राउंड सिकंदर का बता देता हूं मैं आपको। सिकंदर अलेक्जेंडर ग्रेट बोला जाता है उसको, दी अलेक्जेंडर ग्रेट बोला जाता है, बोला जाता है पर्शिया या फिर ग्रीक का सबसे बड़ा राजा, ठीक है। वो राजा जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया था, ठीक। वो पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसने शाम से लेकर और भारत में लंका तक कोई शायद लैंड छोड़ा हो जहाँ पे अटैक करने की नीतियां ना बनाई हो। तो वो पूरे विश्व में हर एक जगह को जीता हुआ व्यक्ति था, लेकिन जब वो भारत आया तो भारत में आकर उसको रोक लिया जाता है। भारत की बाउंड्री में वो सिंध को क्रॉस नहीं कर पाता। इसके पीछे कारण बताएगा वो? क्या चीज? अफवाह फैलाते हैं। कौन था ये व्यक्ति जिसने अफवाह फैलाई? चाणक्य। चाणक्य और अलेक्जेंडर का समय सेम है? पूछ रहा हूं मैं, बस पूछ रहा हूं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में। और मॉडर्न डे में पाकिस्तान में, पहले वो सब भारत का पार्ट पड़ता था। हुआ क्या, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वहीं से सिंध की रेखा गई हुई है पूरी की पूरी ऐसी करके, ठीक है। यहाँ पे क्या था, भारत के अंदर उस समय में बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा हो चुका था जिसको बोला जाता था मगध एम्पायर। क्या बोलते थे? मगध एम्पायर बोला करते थे। मगध एम्पायर के अंदर एक शासक रूल कर रहा था। अब चाणक्य उस समय में है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैंने पूछा ना चाणक्य और अलेक्जेंडर साथ में? हाँ साथ में। तो चाणक्य उस समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर थे, ठीक है। चाणक्य के साथ में एक व्यक्ति और था जो उनका बहुत फेवरेट स्टूडेंट था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य उनका बहुत फेवरेट स्टूडेंट था जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने रिक्वेस्ट करके अपने साथ में रखा हुआ था उसको, क्योंकि वो जानते थे कितना कुशल व्यक्ति है, ठीक। तो हुआ क्या था यहाँ पे कि यहाँ पे जो राजवंश मगध में शासन कर रहा था उस समय अलेक्जेंडर भारत की तरफ बढ़ा। पूरे, मैंने बोला था वो क्रॉस करता था, उसको लेना देना नहीं था कौन साम्राज्य कहाँ पे कैसा रूल कर रहा है, कोई मतलब नहीं था। तो जब वो मगध की तरफ बढ़ना चाह रहा था, क्योंकि वो मगध पे अटैक करना चाहता था। मगध वो साम्राज्य था जिस साम्राज्य के अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा इस तरीके के तमाम रिच एरियाज आया करते थे। रिच एरियाज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जंगल का एरिया बहुत ज्यादा था, ब्रॉड था, और एलिफेंट्स बहुत अधिक मात्रा में मिला करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जंगली हाथियों को ट्रेन करते थे और अपनी सेना में शामिल करके सेना की संख्या बढ़ा दिया करते थे। मगध का सबसे ज्यादा बड़ा हथियार यही था, ठीक है। उसके बाद में साउथ से कनेक्शन इनका बहुत अच्छा था, तो इन्हें हथियार बहुत अच्छे मिल जाते थे। तो मगध बहुत पावरफुल था। हुआ क्या कि ये बात जब देखी, लेकिन ये बात चाणक्य को पता थी कि सिकंदर से ज्यादा पावरफुल अभी पूरी दुनिया में कोई नहीं। सिकंदर बढ़ता चला आ रहा है भारत की तरफ, और जब वो वहां सिंध के किनारे पहुंचा तो चाणक्य भागते हुए पहुंचे मगध एम्पायर के राजा के पास में, और उन्होंने बोला मगध एम्पायर खतरे में है, यहाँ पे अटैक करना चाहता है सिकंदर। तो उन्होंने इस बात को मजे में लिया, मजाक में बोले इतना बड़ा शासन मेरा कौन अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे चाणक्य को जलील करके बाहर निकाला। जलील करके मतलब बहुत ही बेइज्जत किया, उनको बेइज्जत करके बाहर निकाला। वो थोड़ा सा चाणक्य से इसलिए भी चिड़े हुए थे कि चाणक्य ब्राह्मण थे, और वो जो राज करने आए थे राजवंश के जो लोग थे वो निम्न जाति के लोग थे, ठीक है। वो मैं आगे आपको स्टोरी बताऊंगा और डिटेल में कभी। हुआ क्या, जब चाणक्य वहां से वापस लौटे तो इस दृढ़ निश्चय के साथ में वापस लौटे थे कि जब तक इस व्यक्ति को मगध की गद्दी से उतारूंगा नहीं मैं, तब तक मैं अपनी चोटी के बाल नहीं खोलूंगा। उन्होंने ऐसे ही बात की थी उसको, ठीक है। और यहाँ से वापस चले जाते। अब ये बात अगर वो चंद्रगुप्त मौर्य को बताते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य सीधे आके अटैक कर देंगे, और क्या होगा यहाँ पे, जब उनके ऊपर अटैक करेंगे तो अटैक करने के बाद में ये आपसी भारतीयों का युद्ध हो जाएगा। सिकंदर से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? चाणक्य की खोपड़ी ऐसे ही नहीं बोला जाता है। तो उन्होंने क्या करा, उस समय उस
जो भी बेइज्जती हुई थी उसको झेला, बर्दाश्त किया, अपने मन के अंदर रखा और चंद्रगुप्त से बोला कि अभी हमारे लिए उद्देश्य मेन ये है कि हम किसी तरीके से सिकंदर को भारत में आने से रोकें। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला बताइए गुरुजी इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला चंद्रगुप्त मौर्य से कि तुम जाओ और सिकंदर की सेना में शामिल हो जाओ, ठीक है, सिकंदर की सेना में जाकर शामिल हो जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य गए, सिकंदर की सेना में जाकर शामिल हो गए और चंद्रगुप्त मौर्य एक सेनापति की तरह वहां पे काम कर रहे हैं। आपसी सेनाओं में उन्होंने एक अफवाह फैलाई सभी लोगों के बीच में, और वो अफवाह फैलाई कि सिंधु को जो भी पार करता है या तो यहाँ पे कोई दैवीय संकट ऐसा है जो उसको नदी में मिला देता है, उसको खत्म कर देता है, या तो पैर रखते ही वो इंसान भस्म हो जाता है। अब ये बात थोड़ी नई थी, लोगों को समझ नहीं आई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको प्रूव करने के लिए 2-4 को निपटा भी दिया। ठीक, उन्होंने क्या किया, जो सिंधु को पार करता था उसके या तो खाने में जहर मिला दिया करते थे या तो फिर किसी ना किसी तरीके से उसकी हत्या करवा देते थे। जब ये 4-5 किस्से ऐसे हुए तो सिकंदर की पूरी सेना घबरा गई। अच्छा, ये घबराया क्यों? क्योंकि इनको पता था कि ये देवभूमि है पूरी की पूरी सिकंदर की सेना को। अब देवभूमि को ऊपर एंटर करने का मतलब यही है कि हाँ कुछ ना कुछ तो होता होगा। सिकंदर जो था वो मजबूत मानसिक स्थिति का आदमी था, उसने अपनी सेना को समझाया, बोले ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें खुद आगे बढ़ के दिखाऊंगा। सिकंदर आए यहाँ तो वापस लौट गए, उन्हें भी डर लग गया होगा कि महीना बस ये सेना ने देखा, सेना ने उनकी एक बात नहीं सुनी, पूरी सेना वहीं से वापस, पूरी की पूरी सेना वापस। तो सिकंदर के बारे में यहाँ पे जो बात है, बेसिकली वो शासक है जिसने पूरी दुनिया को जीता लेकिन भारत पे अटैक नहीं कर पाया। किसकी नीति की वजह से? सिर्फ चाणक्य की वजह से। अगर चाणक्य ना होते तो शायद पूरे भारत के ऊपर भी वो अंदर घुसता चला आता। ठीक है, तो इससे बहुत इंस्पायर था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि मुझे सिकंदर सानी बनना है। सिकंदर सानी का मतलब सिकंदर जैसा दूसरा, ठीक है, हाँ, सिकंदर जैसा दूसरा, सिकंदर सानी का मतलब होता है। तो इसने जब ये उपाधि भी अपने आप को दे दी, इसने बोला सिकंदर सानी, अपने आप को उपाधि दी और सिकंदर सेकंड के टाइटल से भी इसने अपने आप को नवाजा है। ठीक है, तो सिकंदर सेकंड या सिकंदर सानी ये कहलाना चाहता था। ठीक, आगे चल के इसके समय में कुछ राइटर्स थे, जैसे मैंने एक राइटर का नाम बताया था जियाउद्दीन बर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। आप जब अपनी आंसर राइटिंग करोगे तो आंसर राइटिंग में आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। यूपीएससी वाले बैठे हुए हैं, आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, आप कौन हो, क्यों मानेंगे आपकी बात, कौन हो कौन, आप क्यों मानेंगे आपकी बात, तो वहां रेफरेंस देना पड़ता है कि इस व्यक्ति के अनुसार, कि बर्नी के अनुसार लिख लो आप, या फिर उत्पी के अनुसार लिख लो आप। और सबसे आसान तरीका पता क्या होता है? इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाना, आपको जो मन में भड़ास निकाल दो, जिसको गाली देनी है तो गाली नहीं देनी, मतलब आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं होता वहां पे, लेकिन हाँ अपनी भड़ास अगर आपको निकालनी है निकाल दो, लेकिन नाम क्या लिख दो? इस राइटर के अनुसार। ठीक है, अब वो अनुसार देखने गूगल तो करेगा नहीं बैठ के वहां पे, उसको एक कॉपी चेक करने के लिए 20 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो 20 रुपए कॉपी चेक करने, जल्दी जल्दी कॉपी चेक करेगा, तुम्हारी गूगल करेगा बैठ के इस राइटर ने ये बोला भी नहीं बोला। तो आप क्या करो, जल्दी से किसी भी राइटर को कोट कर दो वहां पे और कोट करके इस तरीके की बातें लिख दो। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे बर्नी है, कहीं खुसरो लिख दो जाके, ठीक है, और खुसरो आगे आएंगे तो समझ जाएगा ये गधा बना रहा है और काट देगा पूरा अंतर। ठीक है, इसलिए ये वाला दिमाग जरूर लगा लेना कि जिस समय काल का जो शासक है उसी समय काल के किसी राइटर को वहां पे रेफरेंस के तौर पे यूज करना है। तो इनके समय में बर्नी थे, बर्नी के चाचा का नाम था मलिक अला उल मुल्क, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मलिक अला उल मुल्क क्या थे? बहुत ही चालाक आदमी थे। इन्होंने क्या करा, इसको अलाउद्दीन को इतना सर पे चढ़ाया, इतना सर पे चढ़ाया, बोले अरे तुम योद्धा हो, तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो, तुम्हारे लिए गुजरात क्या है, देवगिरी क्या है, तुम तो चाहो जाके तुम ईरान फारस की खाड़ी तक जीता हो जाके। तो अलाउद्दीन चढ़ गए इस बात से बहुत अच्छे से। अलाउद्दीन ने बोला ठीक है, इन्हीं के कहने पे जितनी भी खुराफातें हैं आगे चल के अलाउद्दीन ने की, सब इन्हीं के कहने पे किए। अब देखो क्या क्या की, जड़ यही ठीक। अलाउद्दीन की विजय देख लीजिए। अब इन विजय को आप लोग रेफरेंस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसको दिखाओ थोड़ा सा, पहला कौन सा दिख रहा है विजय का अभियान? हाँ, उत्तर भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत की विजय की तरफ चलेंगे, जिसके अंदर पहले थोड़ा सा गुजरात के बारे में देख लेते हैं।
1297 में अपने प्रभुत्व पर पहले मंगोल हमले किए। सबसे पहले इसके ऊपर क्या हुआ, मंगोल का एक हमला हुआ। मैंने बोला मंगोल लगातार अटैक करते रहते थे और कम से कम इसके समय 1 दर्जन से ज्यादा मंगोलों ने अटैक किए, ठीक है। और ये वो व्यक्ति है कि जिसपे जब कोई मंगोल अटैक करता था तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, बचाने की कोशिश करते थे, ठीक है, या फिर मंगोलों के आक्रमण को रोकने की कोशिश करते थे। इस पे अगर इसको पता भी चल जाता था मंगोल आक्रमण करने वाले हैं, ये उससे पहले घुस के उनके घर में उन्हें मार आता था जाके, ठीक है। तो मंगोल जब तक प्लानिंग करते थे ये मार के वापस आ जाता था, ठीक है। तो इसके समय में लगभग 12 से ज्यादा आक्रमण मंगोलों ने भी किए और इसने भी उनके ऊपर 3 आक्रमण किए और तीनों में उनके अंदर जाके उनको मार के आया, ठीक है। तो 1297 में जब इसने उनके हमले को सफल तरीके से रोक दिया, उसके बाद में इसने अपना एक अभियान चलाया, कहां के लिए, गुजरात के लिए। अब इन्हीं को बोला जाता है उत्तर भारत के अभियान, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए गए, ठीक है। उत्तर भारत के अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए गए। इससे पहले की हेडिंग आप इसमें मेंशन कर सकते हो, मैंने लिखी नहीं है। तो अलाउद्दीन के विजन में सबसे पहले उत्तर भारत के अभियान है। उस अभियान में हम लोग बात करेंगे गुजरात के लिए अभियान जो था, ठीक है। गुजरात के लिए अभियान के लिए इसने 2 अपने सफल कमांडर्स को बुलाया था, ठीक है। अलाउद्दीन ऐसे ना बनता जब तक उसके कमांडर्स उसके साथ में उसी तरीके से ना खड़े रहते। उनमें से 2 कमांडर के नाम तो यहाँ दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से, उलूग खान और नुसरत खान। उलूग खान और नुसरत खान, ये 2 व्यक्ति के अलावा एक व्यक्ति आगे और ऐड होगा जिसका नाम था मलिक कफूर, ठीक है। ये 3 वो कमांडर थे इसके, या 3 वो कह लो इसके स्तंभ थे जिसकी वजह से इसने सल्तनत को अपने फैलाया हर जगह, ठीक है। तो गुजरात के लिए अभियान जब 1298 में इसने किया तो उस समय में वहां पे राजा कौन से थे, देखो कौन है, करणदेव, रामचंद्र देव भी बोला जाता है, जो आप बोल रहे हो ना जिस बात को, वो भी ठीक है। रामचंद्र देव या करणदेव का नाम आता है इसके अंदर। और जब इनके ऊपर ये हमला हुआ तो हमले के बाद में ये इस टेरिटरी को छोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं। और जब भाग जाते हैं तो ये जीत किसके हाथों में चली गई, सीधा अलाउद्दीन खिलजी। 2 कमांडर याद रखिएगा इनके समय के, उलूग खान और नुसरत खान, ठीक है, उलूग खान और नुसरत खान। इन्हीं की वजह से गुजरात का अभियान सफल अभियान हुआ था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे राजा कौन थे, कर्णदेव द्वितीय यहाँ पे राजा थे, जो दक्षिण की तरफ भाग गए थे। अब ये जीत 2 वजह से यहाँ पे फेमस है, या 2 इंपॉर्टेंट इसको बहुत चीजें मिली यहाँ से। एक तो ये मिली, कर्णदेव की पत्नी कमला देवी को पकड़कर इसने उनसे शादी कर ली, ठीक है। राजा हारा, भाग गया यहाँ पे को छोड़ दिया। राजा जब अपनी वाइफ को छोड़ के भाग गया तो क्या होगा, जाके अलाउद्दीन ने पकड़ लिया, बोले चलो। अब ये बात को यहाँ पे लिखना महत्वपूर्ण पता है क्यों है, इसको किसी फनी वे में नहीं लिखा गया है। इसको लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि कमला देवी वो बनी आगे चल के जिन्होंने अलाउद्दीन के गुजरात और आगे चल के राजस्थान के अभियान में सहयोग दिया था। आपको याद है कहानी हरकाबाई और अकबर की, अकबर को हरकाबाई ने फुल सपोर्ट दिया था और वो उसी वजह से महान बने थे, ग्रेट बने थे। तो अलाउद्दीन को यहाँ पे इनका कमला देवी का बहुत अच्छा समर्थन मिला, इसलिए महत्वपूर्ण गुजरात का अभियान हो गया, क्योंकि एक ऐसा सपोर्टर मिल गया था इनको जो शायद हर एक बात में इनका समर्थन करके तरीके बताता था कि क्या क्या चीजों से गुजरात कमजोर पड़ेगा और किन चीजों से राजस्थान कमजोर पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इनको यहाँ पे मलिक काफूर मिला, ठीक है। जब ये उलूग खान और नुसरत खान यहाँ पहुंचे तो उलूग खान और नुसरत खान ने यहाँ पे एक व्यक्ति को देखा कि जो एक कुशल शासक, एक मतलब गुलाम था, पहले गुलाम प्रथा चला करते थे तो गुलाम था। अब गुलामों को पहले जंजीरों में बांध के रखा जाता था, ठीक है। किसमें बांध के रखा जाता था, जंजीरों में बांध के रखते थे। मतलब जो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर गुलाम होते थे उनको जंजीरों में बांध के कोठी में डाल दिया जाता था। अब ये जब इन दोनों की नजर पड़ी इसके ऊपर तो इनको लगा कि शायद ये कुछ तो अलग नमूना है, ठीक है, मतलब कुछ तो अलग इसके अंदर हरकतें हैं, कुछ अलग नमूना है, ठीक। तो इन्होंने क्या करा है, इनको ये पसंद आया, बोले ऐसा करते हैं अपने राजा को उपहार के रूप में प्रस्तुत करेंगे जाकर, ठीक है। इन दोनों ने यहाँ पे खरीद लिया और खरीदने के बाद में इसको खरीदा कितने में था, 1000 दिनार में। और उस समय दिनार की कीमत बहुत होती थी, इसको इसलिए 1000 दिनारी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, 1000 दिनारी। मलिक कफूर को, हाँ, नुसरत खान ने खरीदा, नुसरत खान और उलूग खान दोनों के साथ में उन्होंने इसको खरीदा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसको 1000 दिनार दे के खरीदा गया, तो इसका नाम ही 1000 दिनारी पड़ गया था। कुछ ना कुछ कुशलता दिखी होगी तभी 1000 दिनार दे के खरीदा गया इसको। सर वो तो एक
वही किन्नर था। अब पता नहीं चला होगा ना इन दोनों को वो किन्नर है, वो तो बाद में पता चला ना किन्नर है, ठीक। और किन्नर नहीं है ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि किन्नर था, ठीक है। हरकतें थी मैंने बताया कर टिकटॉक स्टार वाली, ठीक है, लेकिन हाजिर ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो 1000 दिनारी इसको बोला जाता था। जब ये मलिक कफूर पहुंचा वहां पे उनके दरबार में, अलाउद्दीन के दरबार में, तो उन्होंने बोला कुछ करतब तो दिखाओ, ये है कौन, कहाँ से लाए, उसको पकड़ के कैसे लाए हो, ठीक है। तो यहाँ पे उलूग खान और नुसरत खान के साथ में वो मालिक आया था जो मलिक कफूर के अपने संरक्षण में रखा करता था, ठीक है। मतलब मलिक कफूर का मालिक जो था, जिसने मलिक कफूर को गुलाम बना के रखा हुआ था, ठीक। तो वो उस व्यक्ति का नाम था शहजादा कुछ करके था, पता नहीं, नाम चले जाते हैं नानी से, ठीक, शहजादा करके कुछ था। तो वो व्यक्ति जब इनके साथ में आया, नुसरत खान के साथ में, उलूग खान के साथ में, तो वो मालिक रह चुका है किसका, मलिक कफूर का। तो उसने बोला अलाउद्दीन ने कुछ तो करतब करके दिखाओ। मालिक साथ में इसलिए चले आए थे कि भाई मैं दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा जलवा तुम्हारे सामने पेश करने वाला हूँ आज के दिन, ठीक। उसने क्या करा, अलाउद्दीन के गुलाम ने, मलिक कफूर ने उसी की मालिक की गर्दन उड़ा दिया, ठीक है। ये पिक्चर में सीन दिखाया गया, लेकिन इसमें गलत तरीके से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दिखाया गया, लेकिन जो मालिक इसको अभी तक ओन किया हुआ था ये उसी की गर्दन काट देता है। इससे अलाउद्दीन बहुत खुश हो जाता है और कहता है 1000 नहीं, इसको तो 1,00,000 दिनार देके भी खरीद के तो मैं खरीद लेता। तो इस बात से ही खुश हो जाता है। अब इन दोनों को क्या पता था बेचारों को कि आगे चल के इन्हीं की गद्दी जाने वाली है, मलिक कफूर आगे चल के इन्हीं की गद्दी पे बैठ जाएगा, ठीक है। इनको नहीं पता था आगे चल के मलिक कफूर सबसे ज्यादा कह सकते हैं क्लोज या फिर सबसे ज्यादा प्रभावी कमांडर बना किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। उसके रीजन इतिहास में अलग अलग लिखे हुए हैं। कुछ लोगों के द्वारा लिखा गया है कि मलिक कफूर बहुत ही योद्धा था, बहुत बड़ा योद्धा था और कुशल था, युद्ध नीति बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए अलाउद्दीन का बहुत करीबी बन गया। दूसरे लोगों का लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन के साथ में कुछ नाजायज संबंध थे मलिक कफूर के, इस वजह से शायद उसका बहुत करीबी बन गया है। ऐसे इतिहासकारों ने अलग अलग लिखा, ठीक है। हमें उनके पारिवारिक मतभेद में नहीं घुसना है, ठीक है, क्या था क्या नहीं था, ठीक। उसके बाद में अगला आता है रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पड़ता है बताओ, राजस्थान है। चलो 1301 में अगला यहाँ पे अभियान है रणथंभौर का, ठीक है। शासक देख लो कौन है यहाँ पे, हमीर देव, ठीक है। हमीर देव यहाँ पे शासन किया करते थे, हमीर देव का शासन था यहाँ पे। हमीर देव यहाँ पे शासन करते थे। हुआ क्या था रणथंभौर के अंदर, प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्होंने यहाँ पे नए मुसलमानों को शरण देना शुरू कर दी थी, ठीक है। नए मुसलमान शब्द यूज किया गया है इतिहास के एनसीईआरटी की किताब में और आगे चल के उसका मतलब भी लिखा गया है। तो ये नए मुसलमान कौन थे और पुराने मुसलमान कौन थे, इसका क्या मतलब है। पुराने मुसलमान शब्द कहीं यूज नहीं हुआ है, लेकिन नए मुसलमान शब्द यूज किया गया। ये नए मुसलमान कौन है, जिनको उस टाइम पे मतलब धर्म परिवर्तन के द्वारा मुसलमान बनाया गया, वो थे नए मुसलमान। और कोई अपनी बुद्धि चला, इसमें नहीं लिखा है, एनसीईआरटी लिखा होना चाहिए। देखो मुसलमान जो थे बेसिकली भारत के अंदर एंट्री किए थे तुर्कों के साथ में, अफगानों के साथ में, अरब के साथ में। ये सब वो मुसलमान थे जिनको ओरिजिनल मुस्लिम्स बोला जाता था, ठीक है, वास्तविक मुसलमान बोला जाता था। मतलब ये रियल मुस्लिम थे जो एंट्री किए थे भारत के अंदर शासकों के साथ में, ठीक है, इनको बोला जाता था। और दरबार में जिन लोगों को भी जगह मिलती थी, चाहे वो गुलाम वंश के किसी शासक के दरबार में मिली हो या आगे चल के खिलजी वंश के किसी भी शासक के दरबार में मिली हो, वो सब किसको मिलती थी, उन्हीं लोगों को मिला करती थी जो राजा के साथ में अरब के प्रांतों से आए हुए लोग हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया तबका बनना शुरू हो गया। वहां के मुसलमानों ने यहाँ पे कुछ कन्वर्टेड मुसलमानों से शादियां करना शुरू कर दी और यहाँ पे कई सारे कन्वर्टेड मुस्लिम भी बने जो अपनी अपनी जातियां छोड़ के मुसलमान बन गए। कुछ लोग राजाओं के डर से बन गए, कुछ लोग राजाओं के द्वारा जबरदस्ती से बन गए और कुछ लोग देख के बन गए कि ये लोग भी ये फॉलो करते हैं तो हमें फॉलो करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हुई, उसमें कुछ नया मुसलमानों का एक गिरोह बना। ये मुसलमान कन्वर्टेड मुस्लिम भी थे, ठीक है, या फिर शादी नए मुसलमानों की कुछ जो ओरिजिनल मुसलमान थे उनसे हुई थी,
वो मुस्लिम भी थे। ऐसे मुसलमानों को यहाँ पे क्या बोला जाता था, नए मुसलमान बोला जाता था। रणथंभौर के लोगों ने ऐसे लोगों को शरण देना या अपने यहाँ रखना शुरू कर दिया, मतलब ऐसे लोगों को वो प्रोटेक्ट किया करते थे। रणथंभौर में राजा हमीरदेव खास करके क्यों करते थे, क्योंकि इनको लगा करता था ये ओरिजिनल जो मुस्लिम है उनसे तो बहुत ज्यादा वफादारी होंगे, क्योंकि इनका लेना देना भारत की जन्मभूमि से ही है और हमेशा से यहाँ पे रहे हैं। इनका धर्म भले से बदल गया हो लेकिन संस्कृति तो हमेशा से भारत से जुड़ी है, तो ये इनको ईमानदार समझते थे, अपने पास रखने की कोशिश करते थे। इस बात से नाराज कौन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण इनके ऊपर इसीलिए किया था कि आपने नए मुसलमानों को शरण देना क्यों शुरू किया, ठीक है। और नए मुसलमानों को शरण देने से आगे क्या होगा, आप लोग वो भी देखेंगे कि तुगलक वंश जैसा ही बहुत बड़ा वंश खड़ा हो जाएगा आगे चल के। शायद अलाउद्दीन को ये बात पता थी कि यही लोग मेरे खिलाफ विद्रोह करेंगे, इसलिए अलाउद्दीन इनको दबाना चाहता था। ये कहते हुए इसने यहाँ पे क्या करा, इनके ऊपर अटैक कर दिया। रणथंभौर में राजा है हमीरदेव, इनके ऊपर अटैक करने के बाद में इनकी हत्या करके यहाँ पे ये इस युद्ध को जीत लेता है। अगला टारगेट है कौन सा, मेवाड़, ठीक है, चित्तौड़ मेवाड़, ठीक। कल कोई पूछ रहा था क्वेश्चन, इस रानी पद्मावती कब आएंगी, ठीक है, पूछ रहा था ना कल क्लास में, जब मैं बाहर जा रहा था आप पूछ रहे थे। हाँ, तो यहीं से रानी पद्मिनी, ठीक है, जिसको रानी पद्मावत भी बोला जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे उनकी एंट्री होती है। देखते हैं उसमें भी कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, वो भी अभी सब पता चल जाएगा, सारी चीजें देख लेंगे। मेवाड़ बेसिकली चित्तौड़ का रीजन था, मेवाड़ जिसको बोलते थे, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। ये सब मिले हुए थे आपस में पार्ट। यहाँ पे राणा रतन सिंह या राजा रतन सिंह जिनको हम बोलते हैं वो रूल किया करते थे, ठीक है। और इसकी कहानी को थोड़ा सा पद्मावती के साथ में भी जोड़ा गया, क्योंकि जो महाराणा रतन सिंह थे उनकी वाइफ का नाम क्या था, पद्मिनी, ठीक है। चलो ठीक, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, यहाँ पे एक क्वेश्चन याद आया, अगर महिलाएं किसी युद्ध में, महिलाएं पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकती थी किसी युद्ध में, ना जाती थी युद्ध लड़ने पार्टिकुलरली, तो क्या करती थी वो लोग, जौहर प्रथा को अपना लिया करती थी। ये होता था ना जौहर प्रथा, जौहर प्रथा अभी बताता हूँ जौहर क्या होता है। जौहर का मतलब होता है बेसिकली सुसाइड कर लेना, इसको और क्लियर करूंगा अभी, ठीक है। महिलाएं जब भी पुरुष लोग लड़ने जाते थे तो लड़ने जाने के बाद में महिलाएं घर में बचा करती थी या सत्ता में अकेले बचा करती थी। उन्हीं महिलाओं के ऊपर एक संकट रहता था कि अगर हमारे राजा हार गए तो फिर यहाँ के जितने भी शासक हैं वो हमारे ऊपर जोरदस्ती करेंगे, अटैक करेंगे, हमको बंदी बना के यहाँ से ले जाएंगे। तो वो अपने मान सम्मान के लिए क्या करती थी, एक ऐसी प्रथा को अपनाती थी जिसको जौहर प्रथा कहते थे, जिसमें वो नवविवाहिता की तरह एक पूरे अग्नि कुंड में आग लगा के उसके अंदर कूद जाया करती थी, ठीक है। उसको बेसिकली जौहर प्रथा कहा जाता था, ठीक है, अपने आत्मसम्मान के लिए। लेकिन अगर यही पुरुष होते तो पुरुष कौन सी ऐसी व्यवस्था को अपनाते थे या ऐसी नीति कौन सी होती थी उनकी, अगर वो युद्ध में नहीं जा पाते थे या युद्ध में भी अगर जा पाते थे और उन्हें पता होता था कि राजा से तो हम हार ही जाएंगे, तो वो लोग कौन सी प्रथा को अपनाते थे, पता है किसी को? जौहर प्रथा की तरह ही एक प्रथा और होती थी जिसको पुरुष लोग अपनाया करते थे, सुना है कभी? ठीक, जौहर प्रथा समझ आ गया सबको? जौहर प्रथा तो घर का जो मुख्य है वही नहीं है यहाँ पे, तो फिर महिलाओं के सामने एक मजबूरी होती थी, वो सब जौहर प्रथा को अपना लेती थी, ठीक है। लेकिन पुरुषों के सामने क्या ऑप्शन था, जब पुरुषों को पता होता था हमारी संख्या मात्र 1000 की है और अलाउद्दीन 10 लाख की सेना लेके आ रहा है, तो उसको क्लियर है कि हमारा हारना तय, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। जब उनको ये बात पता होती थी, लेकिन खास करके जो राजपूत लोग थे वो हारने से या लड़ने से कभी भी पीछे नहीं हटे, ये पूरा का पूरा इतिहास हमें बताता है। और राजपूतों की शान या गाथाओं को हम लोग इसीलिए पूरे भारत में गाते हैं क्योंकि ये शौर्य हमें उनका पूरा देखने को मिलता है पूरे इतिहास के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए यहाँ पे ज्यादा तरीके से दिखाया जाता है क्योंकि ये इतिहास ने हमें साफ साफ दिखाया है। ऐसा नहीं है सिर्फ भारतीय राइटर्स ने राजपूतों के बारे में तारीफें लिखी हो, बर्नी से लेकर आगे अमीर खुसरो तक तमाम राइटर्स ने राजपूतों की गाथाओं को लिखा है, और जब लिखा है तो दम तो होगा तभी लिखा है, ठीक है। तो वो किसी भी शासक में कोई कितना भी बड़ा योद्धा होता था उसके सामने तलवार लेके खड़े जरूर हो जाते थे, पहले से उन्हें ये नहीं चिंता थी कि हम हारेंगे जीतेंगे, हमें नहीं पता, ठीक है। और जौहर की प्रथा भी पॉपुलर कहाँ थी, राजपूतों में ही थी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ के जो पुरुष लोग होते थे, जब पता होता था 1000 की सेना लेके जा रहे हैं तो हम मारे जाएंगे, तो ये लोग करते थे शौर्य,
जैसे जौहर होता है ऐसे क्या होता है शौर्य प्रथा एक होती है। शौर्य प्रथा के अंदर क्या होता है, उसमें ये लोग पट्टी बांध के निकलते थे सर पे, ठीक है, सर पे पट्टी बांध के निकलते थे। और जब सर पे पट्टी बांध के निकलते थे तो घर में अंतिम विदाई, मतलब सबको पता चल जाता था कि अब ये लोग वापस नहीं आएंगे। जो जो पट्टी बांध के निकलता था सबको पता होता था अब ये लोग वापस नहीं आएंगे। सोचो कितना टफ समय रहा होगा उस समय में, जब ये जमाना चल रहा था, जिस समय ये सब बातें हुआ करती थी, युद्ध के बेसिस पे डिसाइड होता था। तो एक तरफ पुरुष पट्टी बांध के सारे निकल रहे हैं, उनको पता है हम वापस नहीं आएंगे, और एक तरफ महिलाएं जौहर की तैयारी कर रही सारे की सारे। और जौहर की तैयारी वो नहीं है कि आप कोई सेलिब्रेशन करने जा रहे हो, त्योहार होगा, फेस्टिवल होगा। अरे जौहर तो खुद ही अपने आप को मार देना है, ठीक है। तो जौहर की प्रथा है। इस प्रथाओं में बच्चे और बूढ़े लोगों को बचाया जाता था सिर्फ और सिर्फ, और बच्चे बूढ़े लोगों को मारना, उनको कत्ल करना किसी भी वॉर या युद्ध के अंदर अलाउड नहीं था, कहीं पे भी अलाउड। कोई भी वॉर होता था, कोई भी युद्ध होता था, उसमें कहीं अलाउड नहीं था। तो जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो उन सबको तैयार किया करती थी, तमाम महिलाओं को, और उन महिलाओं को जौहर प्रथा करवाया करती थी। सोचो करने वाले तो कर रहे हैं, करवाने वाले कितने हिम्मत वाले होते होंगे कि जो उनको लेके जा रहे हैं और अब वापस नहीं लेके आएंगे, है ना। तो इसलिए बोला जाता है राजपूतों की महिलाएं भी उतनी ही योद्धा होती थी जितने पुरुष हुआ करते थे। तो ये जो शौर्य प्रथा होती थी, इसको बोला जाता था कि अब वो पुरुष वापस नहीं आएंगे, डिक्लेयर हो जाता था पहले से ऐसा होगा, ठीक है। ये कहानी वही की है चित्तौड़ की, जब राणा रतन सिंह की सेना इसी शौर्य प्रथा को लेकर आगे बढ़ती है। उन्हें पता है अलाउद्दीन 1 महीने से चित्तौड़ को घेरे बैठा हुआ है। चित्तौड़ का फोर्ट था, एक किला था, ठीक है। उस किले की घेरेबंदी करके लगभग 1 महीना बैठा रहा, वहां से हिला नहीं वो व्यक्ति। अभी तक अलाउद्दीन खिलजी खुद अटैक करने वहीं पे जाया करता था जहां पे उसको धन दौलत अपार संपत्ति मिला करती थी। चित्तौड़ के पास में इतनी कोई धन संपत्ति नहीं है, कोई बहुत बड़ी यहाँ पे इनके पास में ऐसे सोने की खदानें नहीं है कि आप यहाँ से बहुत धन एकत्रित कर सकते हो। उसके बाद में भी अलाउद्दीन 1 महीने अपने साम्राज्य को छोड़ के यहाँ पे बैठा आ गए, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे एक राजा और था ऐसा जो अपने साम्राज्य को छोड़ के बंगाल और बिहार को घेर के बैठ गया था, जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं जब आगे बढ़ा तो उसने क्या करा, दिल्ली छोड़ दी और बोला पहले बंगाल बिहार को कंट्रोल कर लो, वरना बंगाल बिहार हाथ से निकल जाएगा। नुसरत खान शासक था उस समय वहाँ पे। तो हुमायूं जब वहाँ से निकला, वहाँ बैठा जाके तुरंत दिल्ली पे किसी और ने कब्जा कर लिया, उसके हाथ से दिल्ली चली गई। अब वो वापस दिल्ली की तरफ भागा, बोले दिल्ली संभाल लो, फिर दिल्ली पे कंट्रोल करा, इधर से फिर दूसरा शासक आगे बढ़ गया, ठीक है। यही सब उसके साथ में होता रहा, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी ने उसको पटक के मारा, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी देखो रणथंभौर में चित्तौड़ में यहाँ पे चित्तौड़ के किले को घेर के बैठा हुआ है, और दिल्ली में किसी की हिम्मत तो हो जाए कि आंख भी दिखा दे वहां पे बैठने की। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दिल्ली की तरफ बढ़ भी पाएगा, ठीक है। 1 महीना ये यहाँ पे व्यक्ति बैठा रहा, चित्तौड़ को चारों तरफ से घिरे हुए। धीरे धीरे चित्तौड़ के किले के अंदर जब तमाम राशन की सामान खत्म होने लगा, लोग राशन उनका समाप्त होने लगा, तो लोगों ने बाहर निकलना चाहेंगे, भूख से कब तक मरेगा इंसान। तो यहाँ पे राणा रतन सिंह ने डिसाइड किया कि अब और हम अपनी जनता को परेशान नहीं कर सकते, अब बाहर निकलना पड़ेगा। तब ये है शौर्य प्रथा, जब ये पट्टी बांध के निकला जाता है, शौर्य प्रथा कहते हैं। हाथ में भी बांधी जाती है, सर पे भी बांधी जाती है। शौर्य प्रथा आगे निकले, राणा रतन सिंह का यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से मुकाबला हुआ, और उस मुकाबले के अंदर राणा रतन सिंह की नो डाउट सेना बहुत कम थी अलाउद्दीन खिलजी के मुकाबले, और अलाउद्दीन तो भूखे शेर की तरह वेट ही कर रहा था कि शिकार बाहर निकले और मैं अटैक करूँ। तो उसी में यहाँ पे इनको शहादत प्राप्त होती है, यहाँ पे मारे जाते हैं राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी इसको मारता हुआ आगे बढ़ता है और चित्तौड़ में दाखिल हो जाता है। तब तक वहाँ की तमाम जितनी भी महारानियाँ होती हैं वो जौहर प्रथा अपना लेती हैं, अपना चुकी होती हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन जोड़ा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये तमाम चीजें की क्यों, महारानी पद्मावती के लिए की, मतलब पद्मनी में उसका इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा, इसलिए वो 1 महीने चित्तौड़ के किले को घेर के बैठा रहा, ठीक है। और ये बात कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये बात बोली है मलिक मोहम्मद जैसी ने। मलिक मोहम्मद जैसी आज से इस डेट से 250 साल बाद एक ऐसा राइटर आएगा मुगलों के दरबार में जिसके कथन और व्याख्याओं को सटीक माना गया। उसने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम ही पद्मावत था, ठीक है। और उस किताब के अंदर उसने ये तमाम चीजों को लिखा है, लेकिन उस किताब के अंदर लोग ये पढ़ना भूल गए कि
कि उसने इस किताब को शुरू करने से पहले एक व्याख्या लिखी है और उस व्याख्या में उसने लिखा है मेरे द्वारा चित्रित या लिखे गए ये तमाम जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट या फैक्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिक्शन है। ठीक है, फिक्शन। अंदर की किताब बहुत ध्यान से पढ़ी लोगों ने, बाहर की लाइन पढ़ना भूल गए। ठीक है, अब फिक्शन लिखा था उसने उसके अंदर। ठीक है, आप कभी पद्मावत किताब उठाना, नेट पे मिल जाएगी, डाउनलोड करके देखना। उसके अंदर एक बहुत छोटी सी स्टार करके लाइन लिखी हुई है, उसके अंदर फिक्शन लिखा हुआ है वो चीज़। ठीक है, अब जब फिक्शन लिखा हुआ उसके ऊपर तमाम तरीके की आगे बातें भी हुई और उसको सत्य मान लिया गया। उस किताब के अंदर एक चीज और लिखी हुई है, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि महारानी पद्मिनी जो थी या महारानी पद्मावती जो थी उनको श्रीलंका से लाया गया था। क्या लिखा हुआ है? श्रीलंका से लाया गया था और श्रीलंका से लाने के बाद में महाराणा रतन सिंह ने उनके साथ में विवाह किया है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी थोड़ी सी फिक्शियस लगती है, फिक्शन से भरी हुई कहानी है। नो डाउट महारानी पद्मावती का जो सौंदर्य था उस समय पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय था। ठीक है, हाँ, उनकी सुंदरता जो थी चर्चा का विषय थी और उसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हुई हैं, इतिहास में आगे लिखा भी गया है। लेकिन आप खुद सोचो, एक व्यक्ति जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है, जो पूरे भारत के साम्राज्यवाद के ऊपर लगा हुआ है, भारत को जीतने में लगा हुआ है, वो व्यक्ति किसी महिला के लिए 1 महीना चित्तौड़ के किले को घेर के बैठेगा, जब उसको पता है कि उस 1 महीने के अंदर वो आगे चल के हो सकता है दक्कन की नीतियों को अपना के दक्षिण भारत अपने पास में ले लेगा। और महाराज इसके पास में महारानियों की कमी तो है, ठीक है, जहाँ की महारानी चाहेगा वहाँ के पास। ठीक है, तो ये कुछ कहानियाँ फिक्शंस वे में लिखी, ऐसा बोला जाता है। तो जो भी हमारी राइटिंग है महारानी पद्मावत से रिलेटेड, इसलिए उसको मानना सही नहीं। उस जब पिक्चर आई थी तो आपने देखा होगा बहुत रिवोल्ट या विद्रोह हो रहे थे उससे रिलेटेड। वो हो रहे थे क्योंकि ये कहानी को फिक्शन तरीके से दिखाया जा रहा था और उसमें महारानी पद्मावती का पता नहीं आगे चल के क्या दिखाए क्या ना दिखाए, इस बात को लेकर लोगों के अंदर संशय थी, काफी डाउट थे, पता नहीं क्या दिखाए। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे इसीलिए विद्रोह किया जा रहा था इसका। तो मेवाड़ की विजय यहाँ पे इनको, अब देखो मेवाड़ की विजय इसके लिए जरूरी क्यों थी वो भी कारण बता देता हूँ। महारानी पद्मावती जब कारण नहीं थी तो कारण था क्या, ये क्यों 1 महीने के लिए उसको घेर के बैठा हुआ है चित्तौड़ के किले। चित्तौड़ का किला वो किला था कि जिस किले को क्रॉस करते ही, अगर आपने चित्तौड़ के किले को क्रॉस किया तो आपको राजपूतों का पूरा सपोर्ट अपने हाथों में मिलना है। पहली बार रणथंभौर मिल चुका है ऊपर से, रणथंभौर के बाद में अगर मेवाड़ और चित्तौड़ और मिल गया तो क्या होगा, राजपूतों का जो राजपूतों की शौर्य की गाथाएं हुआ करती थी पूरी की पूरी, वो इनके सपोर्ट में आ जाएंगे। अब इतना बड़ा जब राजपूती सत्ता इनके पास में आ जाएगी तो क्या दक्षिण भारत की विजय आसान हो जाएगी इनके लिए? नहीं हो जाएगी, क्योंकि इनको भी पता था बहुत अच्छे से राजपूत अगर किसी भरोसे लायक वही व्यक्ति हो सकते हैं, राजपूत जो आज के समय के, अगर हमने इन्हें किसी भी युद्ध में भेजा तो ये व्यक्ति बिना मरे या मारे वापस नहीं आएंगे। तो इनको ये सेना चाहिए, इसी सेना को कंट्रोल करने के लिए ये व्यक्ति जिद में 1 महीने वहां बैठा रहा और आगे चल के इसने राजपूतों के तमाम एरियाज को कंट्रोल किया। ठीक है, ये बेसिकली उत्तर भारत का विजय अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का, और उत्तर भारत को इसने इस तरीके से कंट्रोल कर लिया। हालांकि आगे चल के आप देखोगे बंगाल बिहार अलाउद्दीन खिलजी के हाथों से निकल गया था उसके अंतिम समय में आते आते। ठीक है, लेकिन आगे चल के उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर से अपने राज्य में मिलाया। तो ये 3 विजय ये बेसिकली, इसको आप उत्तर भारत की विजय में लिख सकते हो। अब दक्कन की विजय या दक्षिण भारत के अभियान। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी, कोई डाउट? चलिए, दक्कन की विजय अलाउद्दीन खिलजी। देखो दक्षिण भारत के चारों जो बेसिक राज्य हैं, इंपॉर्टेंट राज्य हैं, उन चारों को यहीं पे मेंशन कर दिया गया है। इसके अंदर पहला है यादव साम्राज्य। ठीक है, यादव साम्राज्य की राजधानी जो थी देवगिरी में, रामचंद्र देव की बात हो रही है यहाँ पे, उनके समय काल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पहला पॉइंट चाहे तो नोट कर सकते हैं कि पहली राजधानी जो है बात करने जा रहे हैं हम लोग किसकी, देवगिरी की।
और देवगिरी में रामचंद्र देव का शासन हुआ करता था। ठीक, उसके बाद दूसरी वाली है प्रताप रुद्र देव, वारंगल के अंदर ये रूल किया करते थे। वारंगल कौन सा रीजन? वारंगल कौन सा रीजन? ये दक्षिण भारत में तो भाई दक्कन अभियान बात कर रहे हैं तो दक्षिण में तो हो गए। तेलंगाना, फिर होयसल कहाँ पे? होयसल सम्राट। ये साम्राज्य कहाँ था? जी सर, वारंगल तो तेलंगाना को ही बोलते हैं। कर्नाटक क्या? कर्नाटक। कर्नाटक। होयसल, फिर ये कहाँ है? ये भी कर्नाटक है। कितने राज्य आते हैं कर्नाटक में? बताओ जरा, नाम बताओ। पहला राज्य? गूगल करो। पहला राज्य? दक्षिण भारत के राज्य तो पता होंगे तुम लोग को, बताओ नाम बताओ। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। एंट्री है वैसे, आधा पार्ट लगता है आधा नहीं लगता है, तो महाराष्ट्र हम काम नहीं करेंगे उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा भी कोई और? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। चलो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी एक ही मान लेते हैं। ठीक है, तेलंगाना भी है वैसे, दोनों को एक ही मान लेते हैं। अब ये चार राज्य हैं, चारों में से बताओ कौन सी जगह कहाँ कहाँ पे? बताओ। भूगोल पढ़ी है? और मारेंगे रूप। ये वाली जो टेरिटरी है, ये वाली टेरिटरी, ये वाली टेरिटरी, इसमें टेरिटरी में बताओ कौन सी जगह है, कहाँ कहाँ पे मार रहे हैं? ये कौन सी जगह है? केरला है। ये क्या है? ये क्या कहना क्या चाहते हो? अरे तुम लोग भूगोल पढ़ रहे हो? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये कर्नाटक है, ये केरला है, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस थी क्या? तब तो था सिंपल। अब ये चार राज्य हैं जो साउथ के हैं, बेसिकली इनकी ही बात होती है। ये खाली नहीं है, ये सब ऐसे जुड़ा हुआ है, ये मत समझ लेना खाली बता दिया। ठीक है, तो ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन, इसको बोला जाता था पहले के समय में क्या? वारंगल। क्या बोला जाता था? वारंगल। ये राजधानी ही पूरी क्या बोली जाती थी? वारंगल की राजधानी बोली जाती थी। ठीक है, उसके बाद में कर्नाटका का जो रीजन है ये पूरा होता था होयसल। कौन सी राजधानी थी? होयसल राजधानी थी। और ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ऐसे आपस में मिला करते थे कि होयसल का कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश में था और वारंगल का कुछ पार्ट कर्नाटका के अंदर हुआ करता था। ठीक है, बचा क्या? मदुरै। मदुरै सदर्न कर्नाटका को बोला करते थे। किसको? सदर्न कर्नाटका को मदुरै बोला करते थे। ठीक है, ये लोकेशनल मैप है, कौन सी जगह है कहाँ कहाँ पे, इसको याद कर लीजिएगा आसानी से। ठीक है, सबसे पहले क्या आंध्र प्रदेश में बताया मैंने? वारंगल की बात हो रही है। होयसल किसका पार्ट है? कर्नाटका का पार्ट है। और दक्षिण कर्नाटका में क्या आता था? मदुरै आया करता था। ठीक है, इन चारों के ऊपर ही आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब देखिए एक सफल शासक हमेशा वो होता है जो अपनी सत्ता को अच्छे से प्रयोग कर पाता है या अपने साम्राज्य को अच्छे से प्रयोग कर पाता है। इसके पास में इतनी विशाल सेना थी जिस सेना का उपयोग ये बहुत आसानी से कर लिया करता था।
एक समय में अगर कुछ कमांडर्स को इसने दक्षिण भारत में भेजा है तो उसी समय में कुछ कमांडर को इसने कश्मीर विजय के लिए भी भेजा है। और ये कब कर पाएगा? जब बहुत बड़ी एक सेना इनके पास में होगी। ठीक है, जब सेना बड़ी नहीं होगी तो ऐसा करना इम्पॉसिबल था। तो जब दक्षिण भारत के अभियान के लिए इसने भेजा किसको? मलिक काफूर को। किसको भेजा था? मलिक काफूर को। यहाँ यादव साम्राज्य की राजधानी देवगिरी में रामचंद्र देव का जो शासन था उस शासन को ध्वस्त करने के लिए इसने किसको भेजा? मलिक काफूर। बेसिकली इसको ध्वस्त करना कोई कारण नहीं था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि 1305 से लेकर 1307 तक अप्रोक्स इस समय काल के अंदर यादव साम्राज्य या देवगिरी ने यहाँ पे टैक्स नहीं दिया था। किसको? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन को यहाँ पे जब टैक्स नहीं मिला तो इसने टैक्स कलेक्शन के लिए भेजा मलिक काफूर को। बोले पता करके आओ, टैक्स दे रहे हैं तब ठीक, नहीं दे रहे हैं तो उठा लाना। ठीक है, तो ये गया वहाँ पे मलिक काफूर, इसने टैक्स के लिए डिमांड करा। तो वो बोले कि 1-2 साल से हमारी भूमि में कोई उपज नहीं हुई और हमारी जनता खुद परेशान है, तो हम आपको टैक्स नहीं पे कर सकते। तो इसने क्या करा? अलाउद्दीन ने जो बोला था, क्या बोला था? उठा लाना। तो ये रामचंद्र देव को उठा के कहाँ ले गया? सीधा अलाउद्दीन के पास में। ठीक है, अलाउद्दीन अपने अभियान करने खुद नहीं गया। किसको भेजा है? मलिक काफूर को भेजा है, जो योद्धा होते थे या यहाँ दिमाग से मैंने बोला ना चतुर भी था। और वो चतुरता अब आप देखिए यहाँ पे, एक अलाउद्दीन खिलजी और अकबर की हम लोग बार बार गिलोरी पता क्यों करते हैं? चतुरता की वजह से करते हैं। अगर ये देवगिरी में खुद जाता और वहां पे पहुंचता तो दक्षिण भारत में शायद हार भी जाता और सिकंदर सानी की उपाधि को फिर त्यागना पड़ सकता था। अब अपने कमांडर को भेजेगा, अगर जीत गए तो आ रहे नहीं आ रहे, हार गए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये क्या करते थे? खास करके अलाउद्दीन खिलजी या अकबर के अंदर एक ये नीति थी। अकबर ने क्या करा? तमाम राजपूतों को सारे अभियानों पे भेजा, सारे अभियानों पे, और खुद बैठ के क्या करता था? अनारकली का डांस देखा। हाँ, यही होता था। और ये ऐसे अलाउद्दीन खिलजी का था, वो अभियानों के ऊपर क्या करता था? लोगों को भेज दिया करता था और खुद अपने साम्राज्य में बैठ के देख रहा। शुरुआत में मेहनत करी इसने, देख रहे थे ना, जगह जगह जा रहा था, अटैक कर रहा था, ये चीजें। लेकिन अब राजा है और राजा बनकर चतुरता से काम ले रहा है। जहाँ इजी टारगेट लगते थे पहुंच जाता था, जहाँ लगता था टफ है अभी इसको नहीं छूना चाहिए, वहां पे भेज देता था, जाओ देख के आओ। जैसे इसने यादव वंश के ऊपर भेजा जब इसको मलिक कफूर को, तो मलिक कफूर रामचंद्र देव को उठा के दरबार में ले गए और जब अलाउद्दीन के सामने पेश किया गया तो रामचंद्र देव ने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने बोला 1-2 साल गुजर गया है, हमारे यहाँ कोई फसल नहीं होती है और फसल ना होने की वजह से हमारी जनता बहुत परेशान है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कुछ उपहार दिए, काफी उपहार दिए और उपहार देके इसको छोड़ दिया। बोले जाओ अपनी जनता की सेवा करो जाके और हम तुम्हारे ऊपर से 2 साल का कर माफ करते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे दयालुपन भी दिखता है इसका थोड़ा बहुत कि एक साम्राज्य के अगर कोई राजा नाराज है किसी वजह से आपसे, तो आप उसको कैसे मनाओगे? क्योंकि इसको पता था दक्षिण भारत में अगर एंट्री करनी है तो रामचंद्र देव से दुश्मनी नहीं ले सकते। अब क्या होगा? रामचंद्र देव का सपोर्ट मिल जाएगा, मिल जाएगा। जब राजा ने इतनी दयालुता दिखाई है तो रामचंद्र देव तो प्रोटेक्ट करेंगे, या इनकी सत्ता को, या जो भी सल्तनत के लोग आएंगे उनको अपने यहाँ संरक्षण भी देने की कोशिश करेंगे। वही संरक्षण से काम आगे दिखता है आपको पूरा का पूरा। यहाँ पे सपोर्ट मिला तो प्रताप रुद्रदेव जो वारंगल में यहाँ पे साम्राज्य कौन सा संभाल रहे थे? काकतीय साम्राज्य। ठीक है, काकतीय साम्राज्य भी आप एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एक पूरा साम्राज्य पढ़ोगे जो वहां शुरू होता है और काफी लंबे समय तक इसका शासन चलता रहता है। तो इस साम्राज्य के ऊपर अटैक अगला दिखाया गया। फिर होयसल साम्राज्य, वीर बल्लाल थर्ड जो है वो यहाँ पे गिर रहे थे। ऐसे नाम होते थे देखो साउथ में। ठीक है, चाहे फिर आप KGF में देख लो, फिर RRR में देख लो, या फिर बाहुबली में देख लो, ऐसे नाम दिखेगा। ठीक है, तो उसमें बल्लाल देव दिखता है, यहाँ पे वीर बल्लाल थर्ड ही है। ठीक है, और उसके बाद में मदुरै में राजधानी थी कौन सी? पांड्य राज्य था पूरी तरीके से। वहां पे यहाँ पे इन्होंने सुंदर पांड्य और वीर पांड्य द्वारा शासित किया जाता था इस राज्य को। ये दोनों भाई थे। ठीक है, दोनों मिलके यहाँ पे साम्राज्य चला रहे थे, लेकिन इनमें आपसी मतभेद बहुत थे जिसकी वजह से ये राज्य कमजोर हो रहा था। तो उनको मौका मिल गया कि चलो भाई अटैक करा जाए यहाँ पे। तो ये इसके अभियान है जो इसने यहाँ पे किए, और इन अभियानों में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन रहा? मलिक काफूर। ठीक है, देखो मलिक काफूर अभी बहुत अच्छा लग रहा है ना कि अलाउद्दीन को लगातार सपोर्ट दे रहा है। आगे चल के इतना नाराज हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से कि खुद जहर देके अलाउद्दीन को मार देता है। ठीक है,
आगे चल के मलिक कफूर ही मार देता है, ठीक। और उसके बाद में सिर्फ अलाउद्दीन को नहीं मारता है, उसके बेटों को भी मार देता है, ठीक है। कोहिनूर की कहानी पता है आप लोग? कोहिनूर की कहानी पता है किसी को? कहाँ से है, ओरिजिनलिटी क्या है कोहिनूर की? कुन्नूर माइंस से बात कर रहे हो आप, वो जो दक्षिण भारत में वहीं से मिला है। अच्छा, और कुछ? महारानी कौन महारानी? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोहिनूर का इतिहास किसी को पता है, कहाँ से आया, कैसे आया? यहाँ देखो एक लाइन लिखी है, 1309 में वारंगल पर आक्रमण किया गया और राजा राय प्रताप रुद्र की हार हुई, जो वारंगल में राजा थे। कोहिनूर को यहीं से दिल्ली लाया गया था। कोहिनूर किसके पास में था? राजा राय प्रताप रुद्र के हाथों में था, और इसी कोहिनूर को यहाँ से दिल्ली लाया गया था। और ये कोहिनूर का 1/4 भाग था जिसको दिल्ली लाया गया था। मतलब अगर पूरे कोहिनूर को लाया जाता तो शायद अलग ही कोहिनूर था। कोहिनूर बहुत विशाल चीज थी, ऐसा नहीं कि छोटा सा हीरा आपको दिख रहा है वो कोहिनूर है, एक विशाल चीज थी। इसका असली उत्खनन कहाँ से हुआ, कहाँ से मिला, और ये दक्षिण के राजाओं तक कैसे पहुंचा, इसकी क्या कहानी है, कैसी है, इसके बारे में होमवर्क है तुम लोग के लिए। कोहिनूर के ऊपर कोई भी एक बंदा तैयार करेगा अच्छे से पूरे चैप्टर को, कोहिनूर के इतिहास को बताने के लिए, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ खड़े होकर बता रहा हूँ, वैसे कोहिनूर के बारे में पढ़ा देना मुझे कि कोहिनूर का इतिहास है, ठीक है। कौन कौन इंटरेस्टेड है बताने में? 2 3 4 5 और 6 7 8 और पूरी क्लास नहीं है, 7-8 लोग ही है। चलो ये 7-8 लोग सब तैयार करना अपने अपने तरीके से, ठीक है, कोहिनूर के इतिहास के बारे में। और तैयार ऐसे नहीं करना है, एक कॉपी पे या A4 शीट पे लिखना कंटेंट को कि आप लोग क्या क्या चीजें बताने वाले हैं, ठीक है। उस कंटेंट को जब आप लिखोगे, लिखने के बाद में उस कंटेंट को कुछ लोगों द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, और जो कंटेंट अच्छा होगा उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए यहाँ आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और हो सकता है 2-4 हस्तियां भी यहाँ बैठी हो जब आप कोहिनूर के इतिहास के बारे में बता रहे हो, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। एक समझ लो एक करिकुलर एक्टिविटी की तरह है, उसका नहीं करूँगी वो कैरी साइड से नहीं, एक करिकुलर एक्टिविटी की तरह है। तो इस करिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करना आपके फायदे की चीज है। कब तक कर दोगे? मंडे को, मतलब कल तो संडे है, कल तैयार कर लेना, मंडे को डिलीवर करना, ठीक है। मंडे को डिलीवर कोहिनूर के इतिहास के बारे में परिचय देना। चलो अगला है मंगोलों के साथ अलाउद्दीन की मुठभेड़। ज्यादा बच्चे नहीं हो, आधा घंटा। 1311 में होयसल साम्राज्य पर आक्रमण के बाद में मंगोलों के साथ अलाउद्दीन की मुठभेड़। अब मंगोलों के साथ में जो मुठभेड़ हुई है, मैंने बोला दर्जनों से ज्यादा मुठभेड़ इसमें दिखाई गई है मंगोलों के साथ, ठीक है। तो मंगोलों के साथ की मुठभेड़, इसमें देख लीजिए कुछ नाम है आप लोग के काम के, ठीक है। एक मंगोल नेता है जिसका नाम लिखा हुआ है आगे, क्या है? कुतलुक ख्वाजा, ठीक है। कुतलुक ख्वाजा ये मंगोल नेता है, इसी के खिलाफ इन्होंने मार्च किया था, ठीक है। और आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर, कुतलुक ख्वाजा के ऊपर अटैक भी किया और उसको मारा भी था। लेकिन उससे पहले कुतलुक ख्वाजा कहां तक घुस आया था? पंजाब तक घुस आया था। पंजाब में उस समय एक गवर्नर था, क्या नाम था? गाजी मलिक। गाजी मलिक किसका गवर्नर है? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन, ये क्वेश्चन आया एक बार पीसीएस के अंदर पूछा था, मंगोलों के आक्रमण के समय पंजाब का राजदूत कौन था, ठीक है। तो आप यहाँ पे नाम याद रखिए, गाजी मलिक उस समय यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा था पंजाब के राज्य को। और अटैक करने कौन आया था? कुतलुक ख्वाजा आया था, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक। ये देखो लिखा हुआ भी, अलाउद्दीन को 1 दर्जन से अधिक मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। और ये आक्रमण कब से कब तक चले? 96 से लेकर 1308 तक। अब कहीं लिखा आ जाए 1321,
या 1319 या 1318 में मंगोलों ने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया, तो क्या बात सही होगी? पंजाब पे आक्रमण किया ये तो सही होगी, लेकिन 1319, 18, 17 नहीं होगी। कहां तक अटैक हुए? 1308 तक ही अटैक हुए। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, इसने बलबन की सीमा नीतियों को बहुत अच्छे से फॉलो किया था। ठीक है, बलबन की सीमा नीति क्या थी? अपने राज्य के अंदर बाहरी राज्य के किसी भी सेना को एंटर नहीं होने देता है। ठीक है, ना तो ये उनको संरक्षण देता था, ना ही उन्हें प्रोटेक्ट किया करता था, ना ही किसी तरीके की सहायता किया करता था। ठीक है, और रूलर देखने को मिल जाएंगे, जैसे इल्तुतमिश ने एक बार संरक्षण किसको दे दिया था? मलबर्नी को दे दिया था, बात करी थी हम लोग ने। इन लोग का काम ये नहीं था, बलबन ये भी काम नहीं करता था, अलाउद्दीन भी नहीं करता था। अलाउद्दीन के सुधार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। अलाउद्दीन के बाजार सुधार या मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है। ठीक है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अलाउद्दीन की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में ये क्या करता था? मार्केट में बिकने वाली वस्तुएं क्या क्या हो सकती है? मूल्य का नियंत्रण करता है। मूल्य का नियंत्रण करता था। वस्तुएं क्या क्या हो सकती है? मतलब खान पीन की वस्तुएं हो गई, बेसिकली रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज। हाँ, जो भी जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जरूरी वस्तुएं, उनकी बात हो गई। रोटी कपड़ा, ठीक है, बात कर लेते हैं उसकी सीधे सीधे। ठीक है, मकान तो नहीं देगा ना ये, तो रोटी कपड़ा ही रहेगा। हाँ, मकान तो छीनता था, देता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेंशन भी है, खाद्यान्न से लेकर घोड़ों, मवेशियों और दासों तक विभिन्न वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, एक नियम बनाया था, विस्तृत नियम, जो राज्य द्वारा तय किए जाते थे। राज्य कौन है? अलाउद्दीन खिलजी खुद है। मतलब आगे चल के आपने पहले सुना है ना कि राजा का कथन ही वचन है, जो उसने बोल दिया वही रूल है, सिर्फ और सिर्फ। तो इसने यहाँ पे राज्यों की कीमतों को निर्धारित किया था। ठीक है, काश्तकार या किसान जो भी होते थे, उनको जमाखोरी की कोई भी अनुमति नहीं थी। देखो, जमाखोरी का मतलब अपने पास में कलेक्ट करके नहीं रखना है राशन को। राशन अभी क्या होता है कि सरकार क्या करती है, गोदाम बनाती है, उस गोदाम के अंदर कई क्विंटल अनाज को वहां पे ले जाके रख दिया जाता है। ठीक है, बफर स्टॉक, फूड स्टॉक, आप जो चाहे उसको कह लो, अनाजों को रखा जाता है वहां पे। यहाँ पे इसको अनुमति नहीं थी किसी भी को कि वो अपने पास में जमाखोरी करे या फिर इकट्ठा करके रखे। अगर जितना भी अनाज आया है वो सबको बेच दिया जाएगा। क्या करा जाएगा? बेच दिया जाएगा। जनता तक पहुंचाना कंपलसरी है। आप उसको अपने पास नहीं रखेंगे। अगर अपने पास रखोगे तो क्या करोगे? करप्शन होगा। इससे क्या बढ़ेगा? करप्शन बढ़ेगा। तो ये करप्शन नहीं करना चाहता है। ठीक है, वे केवल ये लिखा हुआ है देखो, 10 टीला अनाज स्टोर कर सकते थे, बाकी उन्हें बाजार में बेचना पड़ता था। 1 टीला बराबर 40 किलोग्राम, 10 टीला बराबर 400 किलोग्राम। तो 400 किलोग्राम ही अनाज अपने पास रख सकते थे, बाकी सब बेचना पड़ता था। 400 किलोग्राम क्यों रखा जाएगा? खाएंगे तो वो अलग है, ये भी खाएंगे, इसको रखा क्यों जाता था, स्टोर क्यों किया जा रहा है? आपातकाल की स्थिति के लिए, आपातकाल भी तो आ सकता है, तो आपातकाल या इमरजेंसी की स्थिति के लिए रखा जाएगा ना। इमरजेंसी तो पढ़ ही रहो आजकल अच्छे से। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पे, इसने इसके लिए मेंटेन करने के लिए इतना बड़ा बाजार नियंत्रण कर रहा है, तो 4 तरीके के बाजार नियंत्रण पहलू रखे इसने। और वो 4 तरीके के नियंत्रण पहलू देख लो क्या क्या लिखे हुए। 4 अलग अलग बाजार इसने बनाए थे। पहला था केंद्रीय अनाज बाजार, मतलब केंद्रीय अनाज बाजार, वही 400 किलोग्राम आप अनाज को अपने पास रखोगे, राज्य रखेगा, बाकी सब लोगों में वितरित कर दिया जाएगा। दूसरा है विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाजार। विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाजार, ये क्या है? विनिर्मित, क्या विनिर्माण का मतलब क्या होता है? दोबारा से बनाना किसी भी वस्तु को, विनिर्माण करना। पक्की बात? जो भी वस्तुएं या गुड्स होती थी उनको फिर से रिप्रोड्यूस कर देना, ठीक है, वही विनिर्माण को बोला जाता है। तो उन वस्तुओं के लिए एक अलग से पूरा बाजार बना हुआ था जिसको रिसाइकलिंग मार्केट बोला जाता था। ठीक है, दूसरा बाजार, इस बाजार के अंदर क्या होगा? सामान्य माल आ जाएगा। जैसे विनिर्मित वस्तुओं का कोई 2-3 एग्जाम्पल तो बता दो, क्या होते हैं? ये विनिर्मित होता है कैसे?
कर देंगे। नहीं, घी को कर सकते हो, घी करो, दूध कहाँ से आएगा? इससे सही बना है। क्या हो सकता है? कपड़े हो सकते हैं, और कपड़े हो सकते हैं ना। फर्नीचर की लकड़ी होती है, लकड़ी को कर सकते हो, फिर से निर्माण उसका दोबारा से कर सकते हो। और इतने बड़े बड़े तो एग्जाम मैंने कितने एग्जाम कर देना, यहाँ क्लास में जितनी चीजें दिख रही हैं सबका भी निर्माण हो सकता है, आप लोगों को छोड़ के। वस्तुओं का जितना भी है उन सबका भी निर्माण किया जा सकता है, मतलब हर चीज का भी निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो विनिर्मित के लिए अलग से एक बाजार था, सामान्य माल के लिए बाजार अलग था। अब सामान्य माल क्या हो सकता है? अब इसके अंदर आप अपना दूध दही मक्खन लाओ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोज डेली मर्रा की जो चीजें थी उसको यहाँ पे यूज किया जाता था। ठीक है, उसके बाद घोड़े, मवेशियों और दासों के लिए एक अलग बाजार था। घोड़ों की खरीद के लिए, मवेशियों की खरीद के लिए और दासों की खरीद के लिए, इन सबको खरीदा और बेचा जाता था। देख रहे हो, दास भी यहाँ पे लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है। दासों का मतलब गुलाम प्रथा चल रही है, और गुलामों को भी, दासों को भी खरीदा जा रहा है। जैसे कि अभी मलिक कफूर को खरीद के लाया गया, ऐसे आगे और भी गुलाम खरीदे गए। तो इनके लिए एक अलग से मार्केट था, जो इसके लिए अलग से पूरा लेखा जोखा देखा करता था। ये सब करता कौन था? इसके लिए एक हेड नियुक्त किया गया था, जिस हेड का नाम था शाहाना, या इसको बाजार के नियंत्रण का एक पहलू माना जाता था। इसी को पूरा का पूरा शाहनाए मंडी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? शाहनाए मंडी बोला जाता था। ये शाहनाए मंडी क्या करती थी? इन चारों बाजारों के ऊपर नियंत्रण किया करती थी। ठीक है, हाँ, शाहनाए मंडी मतलब बेसिकली एक अथॉरिटी आपके ऊपर अपॉइंट कर दी गई है, वो अथॉरिटी ही आपके बाजार के नियंत्रण करेगी। जैसे आज के समय में अगर इकोनॉमिक मिनिस्टर किसी को बनाया गया, तो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री तो देखेगा आर्थिकी का जितना लेखा जोखा है। तो ये पूरा का पूरा मार्केट पॉलिसी को यही देखा करते थे। ठीक है, तो ये बनाया गया था। इसके अलावा देखिए कुछ वर्ड है जो बार बार कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये देखो एक वर्ड है सराय ए अदल लिखा हुआ है। सराय अदल किसका बाजार था? कपड़ों का बाजार था। ये शब्द अन्य वस्तुएं, हाँ, जहाँ पे वस्त्र और अन्य वस्तुएं बिका करती थी, बेची जाती थी, बाजारों के गेट के ऊपर इसका बहुत बड़ा बाजार लगा करता था। इसको सराय अदल बोलते थे, जैसे आज के समय में मंगल बाजार बोलते हैं। ठीक है, बाजार सुधारों के उद्देश्य क्या थे? ये बाजार के सुधार करना क्यों चाहता था? बाजार सुधार से क्या होगा? पैसा मिलेगा। सर नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि इसके सेना में काफी लोग सैनिक थे, तो उन्हें ये कम वेतन देता था, जिससे उसका मतलब जो वेतन, उस वेतन से वो अपना सारा गुजारा कर सके, इसलिए उसने बाजार पे नियंत्रण करने की वो करी। अच्छा, ये बर्नी का दृष्टिकोण है जो लिखा भी है इसमें सामने, पढ़ लिया क्या? अभी तो मैंने पढ़ा, कहाँ लिखा? अरे वो तो नीचे लिखा है। तो ये बर्नी ने यही बात बोली है जो अरुण बोल रहे हैं। बेसिकली ये क्या करता था, अपनी जो सेना थी उसको कम वेतन दिया करता था। अब जब कम वेतन दिया जाता था, तो कम वेतन देने के साथ में नियंत्रण भी तो करना है सेना पे, और सेना पे नियंत्रण कैसे करोगे? उनको पीडीएस सिस्टम लागू कर दो उनके लिए। पीडीएस सिस्टम क्या? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन व्यवस्था। मतलब जो हमारे यहाँ सैनिक हैं जितने भी थे, उनको हम एक राशन व्यवस्था दे देते हैं। हमारे यहाँ के सैनिकों को कम प्राइस पे या लो वैल्यू पे तमाम मार्केट की वस्तुएं दे दी जाएंगी। इसलिए बाजार पे नियंत्रण करना जरूरी था, नहीं करता तो महंगी वस्तुएं बिकती रहती। ठीक है, तो ये अपनी सेनाओं को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा वैल्यू देने के लिए या उनको और सुविधाएं देने के लिए यहाँ पे बाजार नियंत्रण किया। लेकिन ऐसा बर्नी ने लिखा है, आगे चल के इस बात को अमीर खुसरो ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ठीक है, अमीर खुसरो ने बोला ऐसा कुछ नहीं था, वो बाजार नियंत्रण के थ्रू पैसा कमाना चाहता था, और पैसा कमा के अपने यहाँ की जनता के लिए सोशल वर्क या वेलफेयर के काम करना चाहता था। ठीक है, तो वो वेलफेयर के काम, क्योंकि वो सिर्फ सेनाओं को पीडीएस सिस्टम नहीं देता था, मतलब राशन व्यवस्था सिर्फ सेना के लिए नहीं थी, आगे हमने देखा जनता के लिए भी थी, तो पीडीएस सिस्टम जनता के लिए भी चलाता था। ठीक है, ये वो शासक है जिसने भारत के अंदर पीडीएस सिस्टम या राशन व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, इससे पहले कोई शासक राशन व्यवस्था को नहीं चलाया करता था, इसने यहाँ अपनी जनता के लिए की थी। तो अमीर खुसरो के अनुसार कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए या सामाजिक वर्ग के लिए
ये क्या करता था, मार्केट वैल्यू या फिर बाजार पर नियंत्रण करता था। बर्नी ने इसका अपोजिट लिखा है। बर्नी ने क्या लिखा है, नहीं ये क्या करता था, अपनी सेना को कम पैसा देना पड़े, सेना को हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा मार्केट के थ्रू दें, इसलिए बाजार पे नियंत्रण करता है। ये दो पहलू हैं, दोनों पहलू आप लोग आंसर में लिखेंगे। जब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए बाजार सुधारों के उद्देश्य क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के उद्देश्य क्या थे, ठीक है। चलिए उसके बाद भूमि राजस्व सुधार है इसके। भूमि राजस्व सुधार कौन से, इससे पहले एकता व्यवस्था चलती थी किसी जमाने में, किसने खत्म किया था, अभी तक तो किसी ने नहीं किया ना, अभी तक तो किसी ने खत्म नहीं किया। लेकिन इसने क्या करा, बड़ी एकताओं को तो छोड़ दिया, लेकिन छोटी छोटी एकताओं का उन्मूलन कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया। इसने बोला छोटी एकताएं खत्म करके, जो छोटी एकता में छोटे छोटे शासक बैठ जाते थे, कौन जैसे एक बैठा था, अल्तुनिया, याद है ना, रजिया अल्तुनिया, याद है। तो अल्तुनिया बैठा था और अपना साम्राज्य लेके लोगों बोले ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है। तो इसने छोटी छोटी एकताओं को पकड़ लिया। वो कह रहा है कैसे लोगों को रोकना जरूरी है, अल्तुनिया जैसे लोगों को रोकना है। मत बोलना, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जब ये छोटी छोटी एकताओं को समाप्त करा जाएगा तो ये पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम किसके कंट्रोल में आ जाएगा, राज्य के कंट्रोल में आ जाएगा। इसको क्या बोला जाता था, खालसा भूमि बोला जाता था। जितनी भी भूमि राज्य के कंट्रोल में होती थी उस भूमि को क्या बोलते थे, खालसा भूमि बोला जाता था। अब जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा या जो भी जमीन एकता से फ्री हुई वो सारी भूमि क्या बन जाएगी, खालसा भूमि बन जाएगी। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ये सारी भूमि क्या बन जाएगी, खालसा भूमि बन जाएगी, ठीक है। तो छोटी एकताओं का उन्मूलन हो गया। इसके लिए एक विभाग बनाया गया, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, मुस्तखराज, ठीक है। मुस्तखराज नामक एक विभाग बनाया गया जो बेसिकली किसके लिए था, भूमि के लिए था। मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं कई सारे विभाग और उन विभाग में पूछा जाता है दीवान मुस्तखराज किसके द्वारा बनाया गया विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी। और किसके लिए बनाया गया था, भूमि के लिए बनाया गया विभाग था, ठीक है। दीवाने मुस्तखराज, दीवाने अर्ज, ममालिक अर्ज, 3-4 आए थे मिला। भूमि मापन और कर की दरें पूछा गया इसके अंदर। अगला जो हाँ देखो अगला है इसके अंदर भूमि मापन और कर की दरें। इसके समय भूमि मापने की प्रथा शुरू हो गई। अभी तक भूमि को नहीं नापा जाता था, राजा बोला करता था लैंड को इससे पहले नहीं नापा जाता था, ठीक है, जितनी जमीन होती थी उसको नहीं नापा जाता था। अब क्या हो गई, ये नापने की प्रथा शुरू हो गई, ठीक है। चुपके चुपके हंस रही है, ठीक है। तो इसको नापने की ये प्रथा शुरू हो गई। अब क्या होता था, पहले के शासक जितने भी हुआ करते थे वो शासक क्या करते थे, लैंड का मेजरमेंट नहीं करते थे और लैंड का मेजरमेंट ना करके डायरेक्ट जाते थे और कहते थे हमको 50% तुम टैक्स दे दो, 10% टैक्स दे दो, 20% टैक्स दे दो। अभी क्या हुआ, अब पैमाइश शुरू हो गई, ठीक है। अब पैमाइश शुरू होने का मतलब क्या हो गया, अब जो है लैंड का मेजरमेंट करा जाएगा। अगर 1 बीघा लैंड है तो उसके हिसाब से कर लेंगे, 2 बीघा है उसके हिसाब से कर लेंगे और सिर्फ विभाग उसके हिसाब से कर नहीं लिया जाएगा, उसके ऊपर जितनी उपज हुई है, ठीक है। अगर 100 रुपए की उपज हुई है तो आपको 10 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये लोगों के लिए काफी राहत की बात थी कि अब यहाँ पे अब भूमि लिखाया था, भूमि मापन की दरें यहाँ पे कर दी, ठीक है। इसके बाद में भूमि की पैमाइश तो शुरू हो गई थी, साथ ही साथ में इसने क्या करा, अब कृषि आबादी पर हाउस टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। हाउस टैक्स क्या होता है, जो आज के समय में हम लोग दिया करते हैं, आज के समय में भी होता है। पहला ऐसा शासन था जिसने गृह कर लगाया, ठीक है, मतलब घर के ऊपर कर, जिन घरों में लोग रहा करते थे उन घरों का भी अब कर लोगों को देना पड़ता था। और एक होता था चराई, ठीक है, चराई टैक्स या चारागाह, मतलब कोई अपने पशुओं को चराने के लिए अगर किसी भी लैंड के ऊपर, खेत के ऊपर ले जाता था या सिर्फ और सिर्फ ग्रास लैंड में भी ले जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ता था, उस एरिया का टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो ये टैक्स भी इसके समय में दिए जाते थे, ठीक है। इसके द्वारा किए गए सैन्य सुधार है। सैन्य सुधार सबसे इंपॉर्टेंट सुधार है अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में।
अलाउद्दीन खिलजी खान ने अपने सैनिकों को इस कैपेबल बनाया था, अपनी आर्मी को इस कैपेबल बनाया था जो मिडिल में खड़े होकर चारों दिशाओं में उस भाग को जीत सकती थी। तो ये सैन्य सुधार इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है और अभी डिटेल में आप लोग की शक्लों से लग नहीं रहा कि आप लोग पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे सैन्य सुधार को डिटेल में, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, ठीक है।